सांसद, विधायक, मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज बाबर रोड पे रहते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती। हुमायूं रोड पे रहते हैं, तुगलक रोड पे रहते हैं, लोधी रोड पे रहते हैं, लोधी पार्क में जाकर सुबह घूम के आते हैं। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के नाम पे जितनी सड़कें हैं दिल्ली में, सब नेहरू ने बनाई हैं और नाम रख दिया उनका। मुझे इस बात से गुस्सा आता है कि जिन वहशी दरिंदों ने हमारे गुरुओं का परिवार बर्बाद कर दिया, हम कुल द्रोही हो चुके हैं। हम केवल धर्मद्रोही नहीं है, हम केवल वोट और नोट के चक्कर में, सत्ता के चक्कर में हम अपने पूर्वजों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपका नाम धर्मेंद्र है, आपका नाम अभिषेक है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं। बिल्कुल हमारे आपके पूर्वजों का योगदान है कि वो सारी यातनाएं झेलते रहे, प्रताड़ित होते रहे, जजिया देते रहे, तिरस्कृत होते रहे, लेकिन बोले नहीं हम भैया अपना नाम जनेऊ नहीं हटाएंगे, हम अपना नाम नहीं बदलेंगे, हम धर्म नहीं बदलेंगे। यही देश बनाने के लिए वीर सावरकर ने काला पानी झेला था। जिन कानूनों की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये कानून बन गए तो आपकी 25 पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उसमें से 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। हमारे नेता तो चाहते हैं देश में गरीबी बनी रहे। दुर्भाग्यवश हमारे कानून निर्माताओं ने अच्छा कानून नहीं बनाया। भारत के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो 2 है, एक करप्शन, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नमस्कार, आप पॉडकास्ट वाला देख रहे हैं और आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार नीलमणि। नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि देश 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन बहुत से कानून ऐसे हैं जो उसके पहले से चले आ रहे हैं, जिन पर सरकारें सोचा नहीं करती थी। लेकिन एक PIL मैन है जिन्होंने इतनी PIL डाली कि सरकार को उस पर सोचना पड़ा। 225 से ज़्यादा PIL वो दाखिल कर चुके हैं, जिस पर सरकारों ने एक्शन लिया और कई कानून बनाए। जिन कानूनों के खिलाफ उन्होंने PIL डाली, उसमें चाहे उसमें धर्मांतरण कानून हो, चाहे वक्फ बोर्ड का कानून हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण बिल हो, या फिर और भी कोई बड़ा कानून 370 और 35A भी उन्होंने PIL डाली इस पर, और बाद में सरकार ने उस पर एक्शन लिया और वो आज हटा दी गई हैं। लेकिन 35A तो पता भी नहीं था सरकारों को कि 35A है भी। हाँ। तो इन्होंने ही बताया कि 35A भी है। हाँ, उससे पहले सरकार को मालूम भी नहीं था कि 35A भी कहीं है। बिल्कुल। और असर ये हुआ कि करीब 1800 के आसपास, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जो अंग्रेज़ों के ज़माने कानून थे वो ख़त्म किए जा चुके हैं। अभी भी 225 कानून बाकी हैं और उसके लिए PIL मैन अश्विनी उपाध्याय जी लगे हुए हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसमें भी परिवर्तन आएगा। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये सर जो कानून की बात होती है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं और आपने उनके खिलाफ एक मोर्चा खोला कि अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस पर काम कैसे शुरू किया आपने, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? धर्मेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपको भी अभिषेक जी। बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा। और पेशे से भी इंजीनियर रहा और सोच से भी इंजीनियर रहा। अच्छा। मेरा मानना है कि मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती है। केवल जो दैवीय समस्याएं हैं, भूकंप है, सुनामी है, बाढ़ है, उसको हम नहीं रोक सकते। अदरवाइज जो भी समस्याएं मानव निर्मित हैं उन सबका कुछ न कुछ इलाज होता है। और हम लोग, भारत के लोग, हम दैवीय समस्याओं से परेशान नहीं है, हम मानव निर्मित समस्याओं से परेशान हैं। दुर्भाग्य यह है कि हमारे जो चारों स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, लोकपालिका, न्यायपालिका और खबर पालिका, ये 4 के चारों पालिका में समस्याओं की बात हो रही है। संसद में समस्या समस्या समस्या, मूल कारण अस्थायी समाधान नहीं। कार्यपालिका मंत्री केवल समस्या की बात कर रहे हैं, मूल कारण अस्थायी समाधान की नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में समस्या पे चर्चा हो रही है, अपराध फाइलें आ रही हैं, मुकदमे आ रहे हैं और मुकदमों पे फैसला देते जा रहे हैं, जमानत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन ये अपराध इतने बढ़ क्यों रहे हैं? ड्रग का अपराध है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, उस पर सुप्रीम कोर्ट कभी उस पर गंभीरता के साथ न खुद विचार कर रहा है, न कोई कमीशन बैठा रहा है, न सरकार को कह रहा है कि भैया ये देखो ये अपराध इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं।
और खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट की इसलिए भी ड्यूटी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कानून समझते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज पूरे दुनिया के कानूनों को जानते भी हैं, घूमते भी रहते हैं, गर्मी की छुट्टियों में कभी वहाँ जाएंगे, ठंडी की छुट्टियों में कहीं वहाँ जाएंगे, तो उनको पता भी है कि जो समस्या भारत में सिंगापुर में नहीं है, जो समस्या भारत में वो दुबई में नहीं है, जो समस्या भारत में जापान में नहीं है, जो समस्या भारत में अमेरिका में नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों की ड्यूटी होती है कि कम से कम इस बात को इंगित करें, अपने ऑर्डर में लिखवाएं, लॉ कमीशन को रेफर करें, अपने और पावर को यूज़ करके। लगभग यही हालत आपके खबर पालिका की हो चुकी है। शाम को खूब डिबेट हो रहे, हल्ला बोल, भगवान जाने क्या क्या हो रहा है। खबर पालिका मतलब न्यूज़ चैनल्स की बात हो रही, पूरी मीडिया की बात हो रही है। वहाँ पे केवल समस्या की बात हो रही है। 4 आदमी बैठा दिए, दोनों आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं, अनुरा कुश्ती कर रहे हैं, बतौलेबाजी कर रहे हैं, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल खेल रहे हैं। 45 मिनट इसी में चला गया। लेकिन जिस समस्या पर चर्चा हो रही थी उसका मूल कारण क्या है, उसका अस्थायी समाधान क्या है, ना एंकर पूछ रहे हैं, न जो आके पैनलिस्ट आए वो बता रहे हैं। तो फिर हमने ये तय किया कि समस्या का समाधान कैसे होगा। मैं हर समस्या में 5 बार वाई लगाता हूँ। अच्छा। जो लगभग 5वीं बार मुझे उत्तर मिलता है उस पर फिर मैं विचार करके पीआईएल फाइल करता हूँ। उदाहरण के लिए भारत में रोड एक्सीडेंट के कारण लगभग 5 लाख परिवार बर्बाद हो रहे हैं हर साल। किसी का बेटा खत्म हो रहा है, किसी का पति खत्म हो रहा है, किसी की बेटी खत्म हो रही है, किसी के पिता खत्म हो रहे हैं। 5 लाख परिवार हर साल रोड एक्सीडेंट के चपेट में आ रहे हैं। 5 लाख। कभी हमने रोड एक्सीडेंट पे 5 बार वाई लगाया नहीं। रोड एक्सीडेंट का पहला वाई, रोड एक्सीडेंट क्यों होता है? या तो सड़क गड़बड़ है या तो ड्राइवर अनाड़ी है। ड्राइवर अनाड़ी क्यों है? क्योंकि उसको घर बैठे बैठे बिना ट्रेनिंग लिए हुए 3,000-4,000 रुपए में दे के आरटीओ ऑफिस उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, तो वो सबको ठोक रहा है। दूसरा वाई, सड़क टूट रही है तो क्यों टूट रही है? उसका मटेरियल खराब है। मटेरियल क्यों खराब है? क्योंकि कमीशन 20-25% तो ऊपर ले लिए, बाद में ठेकेदार ने अपना रख लिया, तो कुल मिला के जितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके 40% में सड़क बन रही है, 60% तो बटने बटाने में चला गया। अब सड़क टूट रही है, तो कहने का मतलब 5 लाख जो परिवार बर्बाद हो रहे हैं उसका रूट काज करप्शन है। चाहे वो आरटीओ ऑफिस का करप्शन है, चाहे ठेकेदार का करप्शन है, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का करप्शन है, चाहे वो एक्सीएन ले रहा है या मंत्री ले रहे हैं या सांसद विधायक ले रहे हैं, लेकिन है भ्रष्टाचार। भारत में हर साल लगभग 10 लाख लोग घटिया कानूनों के कारण मर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो जमीन का विवाद, सबसे ज्यादा भारत में हत्या होती जमीन के विवाद में। बिल्कुल। और जमीन के विवाद का मूल कारण है ये घटिया अंग्रेजों का बनाया हुआ 1858 का बनाया हुआ सिविल प्रोसीजर कोड। अच्छा। अंग्रेज चले गए, ये सिविल प्रोसीजर कोड अभी तक नहीं गया। क्या घटिया इसमें? अरे वो पुराने जमाने का चल रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। जौनपुर जिले में एक व्यक्ति की 10 बीघे जमीन का मुकदमा 1985 से चल रहा है, 2025 आ चुका है, 40 साल बीत चुके हैं। उसमें केवल इतना तय होना है कि किसकी वसीयत असली है, किसकी वसीयत नकली है। और वो आराम से इसलिए तय हो सकती है कि एक व्यक्ति ने वसीयत कराया, वो कह रहा है 31 मार्च को मर गए रघुवीर मिश्रा। दूसरे व्यक्ति ने वसीयत कराया, वो कह रहा है 2 अप्रैल को मर गए। ये काम एक दिन में पता हो सकता है। बिल्कुल। दोनों पक्षों को पकड़ के उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लो, ब्रेन मैपिंग कर लो, पॉलीग्राफ टेस्ट कर लो, एक दिन में पता चल जाएगा रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे थे कि 2 अप्रैल को मरे थे। 40 साल में 400 तारीख मिल चुकी है। कितनी बार वहां भाला गड़ासा चल चुका है, कितनी बार वहां मारपीट हो चुकी है, जमीन के मुकदमे के चक्कर में कितने क्रिमिनल केस उसमें हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। लेकिन 40 साल में 400 तारीख मिली, लेकिन यह नहीं तय हुआ कि रघुवीर मिश्रा 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे, और रघुवीर मिश्रा की जो 2 वसीयत में से कौन सी असली है, कौन सी नकली है। और अभी मुकदमा सबसे नीचे लोअर लेवल पे है, 40 साल से चकबंदी अधिकारी के यहाँ, लोअर कोर्ट में, सबसे लोअर लेवल पे, उसको चकबंदी अधिकारी कहते हैं। अच्छा, उसके ऊपर फिर लोअर कोर्ट आएगा? नहीं, ये कोर्ट का है ही नहीं, ये अलग में पहला दूसरी व्यवस्था है भारत में। मैं कोर्ट का बताता हूँ आपको। अच्छा। ये मुकदमा चकबंदी अधिकारी के यहाँ चलेगा, जिसको सीओ कहते हैं, कंसोलिडेशन ऑफिसर। उसके बाद अगर ये डिसाइड हो जाए 40 साल के बाद, 400 तारीख हो चुकी है अब तक, तो ये अपील होगी एसओसी के यहाँ। अच्छा। फिर उसकी अपील होगी डीडीसी के यहाँ, फिर उसकी अपील होगी चकबंदी कमिश्नर के यहाँ, फिर उसकी अपील होगी हाई कोर्ट में, फिर उसकी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, 40 साल बीत चुका, इस रेशियो से भी कम से कम 60 साल और लगेगा। 100 साल हो गया पूरा, फिर तुम मान लो हो चुका फैसला अच्छा, ही नहीं हो सकता। फिर आप अखबारों में देखिए, रोज हत्या हो रही है,
भाई भाई को मार रहा है, पिता को मार रहा है, चचेरे भाई आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, पड़ोसी आपस में मर रहे हैं, सब कुछ मर रहे हैं। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि फर्जी वसीयत बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी राशन कार्ड बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी क्या बोलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं, फर्जी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं। यूएस में फर्जी गवाही देने पे 10 से 20 साल की सजा है, ऑस्ट्रेलिया में झूठी गवाही देने पे 7 से 14 साल की सजा है, सिंगापुर में झूठी गवाही देने पे 10 से 20 साल की सजा है। दुनिया के कई देश, ज़्यादातर देशों में जहाँ शांति है, समृद्धि है, वहाँ झूठी गवाही गंभीर अपराध है। हमारे यहाँ कितनी है? हमारे यहाँ सजा ही नहीं है। क्या बात है? इसलिए तो मुकदमे चल रहे हैं। आप जरा सोचिए, 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, ये अलग कैटेगरी है। और 5 करोड़ मुकदमे अलग से चल रहे हैं, ये जमीन वाले तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, एडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, चकबंदी अधिकारी के यहाँ, एसओसी के यहाँ, डीडीसी के यहाँ, चकबंदी कमिश्नर के यहाँ, ये अलग जमीन, रेवेन्यू के मुकदमे अलग चल रहे हैं। कुल 10 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं केवल कोर्ट में। अगर आप रेवेन्यू वाला हटा दीजिए, केवल कोर्ट में 5 करोड़ मुकदमे का मतलब 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। भाई मुकदमा चलता, एक पक्ष चाहता है जल्दी जल्दी फैसला हो जाए, दूसरा चाहता है आराम से चलता रहे, और आराम से चल रहा है। बलात्कारी चाहता है मुकदमा लंबा चले, और पीड़िता होती है वो चाहती है, वो उसका परिवार चाहता है जल्दी न्याय मिले, और लंबा चल रहा है। इसका मतलब भारत का न्यायिक व्यवस्था बलात्कारी के पक्ष में है। जो घूसखोर, कमीशनखोर, जमाखोर, मिलावटखोर होता है, कालाबाजारी करने वाला, वो चाहता है मुकदमा लंबा चले, और लंबा चल रहा है। इसका मतलब न्यायिक व्यवस्था भ्रष्टाचारियों के पक्ष में है। जो ड्रग स्मगलिंग करने वाले हैं, नशा तस्करी करने वाले, मानव तस्करी करने वाले, सोना तस्करी करने वाले, चंदन तस्करी करने वाले, वो चाहते हैं मुकदमा लंबा चले, और मुकदमा लंबा चल रहा है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहती है, सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में है। मैं बार बार कहता हूं, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला हो सकता है, 1 साल के अंदर। मैं यही आ रहा था कि ये तो आपने समस्याएं बताई, समाधान क्या है? समाधान क्या है? मुकदमा इसलिए लंबा चलता है क्योंकि झूठी एफआईआर कर दी जाती है। मुकदमा इसलिए चलता है, झूठी जांच होती है। अब लंबा क्यों चल रहा है? क्योंकि झूठी शिकायत करना और झूठी शिकायत करवाना गंभीर अपराध नहीं है, तो लोग झूठी शिकायत कर रहे हैं। SC/ST के मुकदमे, छेड़छाड़ के मुकदमे, दहेज के मुकदमे, सब फर्जी चल रहे हैं। ठीक है, आधे फर्जी चल रहे हैं। मुकदमा इसलिए लंबा चल रहा है क्योंकि थानेदार किसी जांच सही करे या जांच गलत करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। तो फर्जी जांच करना भी कोई सीरियस क्राइम नहीं है। मुकदमा इसलिए लंबा चल रहा है क्योंकि जज अगर गलत फैसला दे दे, झूठा फैसला दे, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उसको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा। वो पैसा लेके गलत फैसला दे, बिना पैसा लिए, अनाड़ी है, अनजाने में फैसला, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकदमा इसलिए लंबा चलता है क्योंकि फर्जी गवाही गंभीर अपराध नहीं। आप बड़ा से बड़ा क्राइम कर लीजिए, आपके पास कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं, आप कोर्ट में पहुंचिए, चाहे पटियाला हाउस पहुंचिए, चाहे 30 हजारी पहुंचिए, पैसा फेंकिए, आपके अपराध के हिसाब से वहीं गवाही देने वाले खड़े हैं, विटनेस वहीं मौजूद है। जिनको आपने कभी चेहरा भी नहीं देखा है, वो आके बाकायदा एफिडेविट पे लिखेंगे कि धर्मेंद्र जी को मैं बचपन से जानता हूं, इनको तो जब पैदा हुए थे तो मैंने अपने गोद में खिलाया है। अच्छा, ठीक है, जो आपको चाहिए वो सब लिख के देने के लिए तैयार है। ये हालत भारत की है। तो अमेरिका में डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया, उससे पूछा तुमने रेकी किया क्या? उसने तुरंत कह दिया रेकी, हाँ मैंने रेकी किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां पे रेकी करने की सजा 10 साल की है और झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल की है। अच्छा, डबल है। हाँ, डबल है। तो अगर अब चूंकि उसने कह दिया तो 10 साल की सजा हुई। अगर वो कह देता हमने रेकी नहीं किया है, तो वहां नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है, वो फट से उसको टेस्ट कर लेते, टेस्ट में पकड़ा जाता कि झूठ बोल रहा है, तो उसको 20 साल की सजा और हो जाती, 30 साल की हो जाती है। मतलब अपराधी भी जानता है कि अगर झूठ बोला तो यहाँ नुकसान है। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में एक शर्ट चुराने वाले को अभी 25 साल की सजा हुई है। क्यों हुई? शर्ट चुराने शर्ट चुराने वाले को, 2 शर्ट चुराने वाले को। वहां पे पहली चोरी 5 साल की सजा है, आपने चोरी रिपीट कर दिया तो 10 साल की सजा है। एक व्यक्ति ने एक शर्ट चुराया, कुछ दिन के बाद एक शर्ट और चुरा लिया कहीं और पे, तो पहली वाली शर्ट पे 5 साल की सजा, दूसरी वाली शर्ट पे 10 साल की सजा, तो 10 5 हो गए 15। और जब उसको पकड़ा, आप पूछा तूने शर्ट चोरी किया, तो उसने बोला शर्ट चोरी नहीं किया, तो झूठ बोलने की मिनिमम सजा 10 साल है। अरे तो 15 और 10 25 साल सजा हुई। 25 साल के बाद बाहर आया, सब कुछ जुड़ गया। हाँ, जुड़ गया। नहीं, वहां तो अलग। अच्छा, वहां सजा जुड़ के चलती है। हाँ। ये एक अच्छी सजा भी कठोर है और सजा भी जुड़ के चलती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। और भारत में सब एक साथ नहीं, भारत में क्या है कि ये जजों को पावर दे दिया है कि कॉन्जेक्टिव सेंटेंस हो या कॉन्करेंट सेंटेंस हो, कि सारी सजा एक साथ चलेगी
या सारी सजा एक के बाद दूसरी चलेगी। तो जब बड़े बड़े दिग्गज वकील आ जाते हैं जो मोटी फीस लेते हैं, वो केवल इस काम के लिए लेते हैं कि जज को इस बात के लिए मना लेते हैं कि काम करो साहब, एक सजा एक के बाद दूसरी मत दो, बल्कि सारी सजा एक साथ चला दो। जैसे मान लो 5 धारा में 5-5 साल की सजा हुई, एक के बाद एक चली तो 25 साल सजा होगी। अब ये बड़े बड़े जो भूतपूर्व कानून मंत्री, गृह मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, जो ये लोग वकालत करते हैं, ये जब आ जाते हैं तो फिर जज क्या करते हैं, उसको एक साथ कर देते हैं, तो कुल 5 साल में छूट जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि भारत में भ्रष्टाचार किस हद तक है और घटिया कानून के कारण लोग सफर कैसे कर रहे हैं। मथुरा की विद्या देवी, उनके भाई नहीं थे, तो विद्या देवी की मां ने अपना 15 एकड़ जमीन विद्या देवी को दे दिया, अपनी बेटी को दे दिया, बेटा था नहीं उनके। उनके गांव के लोगों ने उनकी मां जो मर चुकी थी 77 में, उनको 96 में जिंदा कर दिया। और विद्या देवी जो अभी मरी हैं पिछले सप्ताह, उनको 96 में मार दिया कागजों में। अच्छा, ठीक है, आप सब समझ गए। 97 में विद्या देवी की मां मर गई, 96 में कागज में जिंदा हो गई। और विद्या देवी जो 2025 में मरी हैं, ये 95 में मर गई। और विद्या देवी की मां से पूरी 25-15 एकड़ जमीन वसीयत करा ली। विद्या देवी 96 से लेके 2025 तक इस बात को लेके कोर्ट घूम रही थी कि मैं तो जी जिंदा हूं। वो कागज दिखा रही है, मैं जिंदा हूं। 30 साल लड़ी, फिर भी साबित नहीं कर पाई और पिछले हफ्ते मर गई। ये है भारत की सड़ी हुई न्याय व्यवस्था, ये है भारत की घटिया कानून व्यवस्था। एक और आपको एग्जांपल बताता हूं। पंजाब के मोहाली के कर्नल कबोत्रा, अनिल कबोत्रा, 1971 में उन्होंने भारत की तरफ से पाकिस्तान से युद्ध किया। घायल हो गए, विकलांग हो गए, तो उनको छुट्टी दे दी गई, सेना से बाहर आ गए, एयरफोर्स में थे। उनके घर पे, पठानकोट में उनके घर पे लोगों ने कब्जा कर रखा है और वो 25 साल से लड़ रहे हैं अपने घर को वापस लेने के लिए। जिस व्यक्ति ने देश की इतनी बड़ी सेवा किया, पाकिस्तान को हराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, घायल हो गया, वो बेचारा कानून से हार गया है। वो बेचारा चाह के भी अपना घर खाली नहीं करवा पा रहा है। ये भारत की सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था, आपको मैं बता रहा हूं धर्मेंद्र जी। दुर्भाग्यवश विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका, ये कहीं पे भी इन सड़े हुए कानूनों पे चर्चा नहीं हो रही है। भारत में जस्टिस विद इन ईयर कैसे हो सकता है, इस पे चर्चा ही नहीं हो रही है। आपका सवाल था कि जस्टिस विद इन ईयर होगा कैसे। आप केवल एक कानून बनाइए, ये आपका ये है ना BNS, भारतीय न्याय संहिता भी नई बनी है, नहीं बनी है 2013। आप इसमें झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दीजिए, झूठ को 10 से 20 साल की सजा कर दीजिए बस। आज की डेट में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया है। हाँ, कुछ भी बोल दो। मैं यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ आपसे जी। झूठ को 10 से 20 साल कर दीजिए, हाँ। पर वो झूठ की जांच कौन करेगा? जो जांच करेगा फिर वो भ्रष्टाचारी है। नहीं, आपको बता रहा हूँ। झूठ को पहले तो गंभीर अपराध घोषित करिए। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए, कंपलसरी कर दीजिए। और केवल झूठ को नहीं, झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा FIR, झूठा एफिडेविट, झूठी गवाही, इन सबको आप गंभीर अपराध घोषित करिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, सिंगापुर में है। इसके अलावा झूठे डॉक्यूमेंट बनाने को आप गंभीर अपराध घोषित करिए। झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा ड्राइविंग लाइसेंस, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट, झूठा वोटर ID, झूठी वसीयत, झूठा विरासत, इसको आप गंभीर अपराध घोषित करिए। नहीं, अपराध और बनाने और बनवाने दोनों को, केवल बनवाने को नहीं, बनाने और बनवाने। जब ये बाबू भी पकड़े जाएंगे, आज की डेट में क्या हो रहा है, 2000, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, आप 2000 रुपये लेके जाओ, जिस नाम से चाहिए उस नाम से आपको आधार मिल जाएगा। और इवन अपनी फोटो भी नहीं लगवाना चाहते, आप दूसरों की फोटो से, नाम अपना चाहिए तो आपको रख लो, या फोटो चेंज करा लो, या फोटो आप अपनी रखो, नाम चेंज करा लो, आपको तुरंत आधार मिल जाएगा। तो आपको घर बैठे बैठे बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपको घर बैठे बैठे 4000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, आपको घर बैठे बैठे क्या बोलते हैं, आपका एज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 4 से 5000 रुपये में जो चाहिए आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो। और बाकी तो छोड़ो, आप तहसील में 50,000 रुपये खर्च करो और जिसकी जमीन चाहिए अपने नाम करा लो।
जिसकी जमीन, जिसको चाहिए आप, जिसको चाहिए जिंदे को मुर्दा कर दो, जिसको मुर्दा को चाहिए जिंदा कर दो, 50,000 रुपए खर्च होगा, आप उसी की जमीन अपने नाम करा लो। मैंने आपको एग्जांपल दिया, विद्या देवी 30 साल लड़ते लड़ते मर गई और उनको मरा हुआ दिखा दिया, उनकी माँ जो मर गई थी उनको जिंदा दिखा दिया। ये भारत की सड़ी हुई न्याय व्यवस्था है। भारत में सबसे ज्यादा हत्याएं जमीन विवाद में हो रही हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो उसके बाद लोग मर रहे हैं रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। तो इस रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। जो जमीन विवाद चल रहा है उसका मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। उसमें लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग मिलावटखोरी से मर रहे हैं, लोग गंदे घटिया जो है चीज़ों को खाने से मर रहे हैं, चाहे वो दूध है, चाहे फल है, चाहे सब्जी है। दवाइयों में मिलावट हो रही। आपने कभी सुना किसी मिलावटखोर दवा को, नकली दवा बनाने वालों को आजीवन कारावास, फांसी हुई? दुनिया के कई देशों में ड्रग में अगर आपने मिलावटखोरी किया तो सीधे फांसी होती है। और सिंगापुर में तो नशे पे फांसी होती है। हमारी पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है ड्रग के कारण। आप दिल्ली एनसीआर में बताओ कौन सा ऐसा कॉलेज है जहां पे चरस, अफीम, गांजा, शराब नहीं पहुंच रहा है? हमारी पूरी जनरेशन बर्बाद हो रही है। क्यों? यार 9-9 कुंटल गांजा पकड़ा जाता है, कुछ होता नहीं। मैं तो चाहूंगा आप सबसे आग्रह करूंगा, एक बार गूगल करिए 900 ग्राम गांजा सिंगापुर फांसी, ये 3 शब्द गूगल करिए। एक व्यक्ति मात्र 900 ग्राम इतना सा गांजा लेके कॉलेज के पास गया था, उठा के फांसी दे दिया। सिंगापुर में आप जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो जो आपको वो मिलता है ना इमिग्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बैक साइड में लिखा रहता है कि यहाँ पे अवैध घुसपैठ इज द मोस्ट हीनस क्राइम, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन इज द हीनस क्राइम, ड्रग स्मगलिंग इज द हीनस क्राइम। 5 अपराध जो उन्होंने हीनस क्राइम डिक्लेयर किए हैं, उसमें घुसपैठ को हीनस क्राइम डिक्लेयर किया है, ड्रग स्मगलिंग हीनस क्राइम डिक्लेयर किया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को किया है और अवैध हथियार के कारोबार को। ऐसे 5 अपराध को हर व्यक्ति को पीछे लिखा रहता है। और अब तो उन्होंने हीनस क्राइम लिखना शुरू किया है। 10 साल पहले सिंगापुर में जैसे आप इंटर करते थे तो जो आपको सर्टिफिकेट मिलता उसके पीछे रेड कलर से स्टैंप लगता था, उसमें लिखा हुआ था कि देखते ही गोली मारी जा सकती है अगर आपके पास नशा मिला तो। अच्छा, हाँ, देखते गोली मारने का आदेश था उसमें, अगर नशा मिला तो देखते गोली मार देंगे। हमारे देश में पिछले 75 साल से अंधा कौन बना हुआ है? हमारे देश में नेताओं ने जाति का जहर घोल के अपना उल्लू सीधा किया, भाषा का जहर घोल के अपना उल्लू सीधा किया, क्षेत्र का जहर घोल के उल्लू सीधा किया, आगड़े पिछड़े के आधार पे किया। जनता समझदार नहीं है। हमारे नेता तो चाहते हैं देश में गरीबी बनी रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा गरीबी रहेगी उतना ज़्यादा राजनीति करना आसान होता है। और गरीबी का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। इसलिए दुर्भाग्यवश आज तक जनसंख्या पे सीरियसली कंट्रोल करने के लिए कभी सोचा ही नहीं गया कि कैसे इसको कंट्रोल करें। पूरी दुनिया की जनसंख्या का 20% भारत में रहती है। हमारे पास जमीन दुनिया की 2% है और जनसंख्या 20%। हमारे पास दुनिया का मात्र 4% पानी है पीने वाला और जनसंख्या दुनिया की 20%। ठीक है, मतलब इस समय 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं, यानी साल के 3.25 करोड़ बच्चे। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.25 करोड़ है, हमारे यहाँ 3.25 करोड़ हर साल पैदा हो रहे हैं। लगभग 1.5 ऑस्ट्रेलिया हमारे देश में हर साल पैदा हो रहा है। मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज़्यादा है, उनका जनसंख्या 2.5 करोड़ है और हमारी जनसंख्या 150 करोड़ लगभग हो चुकी है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है, जनसंख्या उनकी 4 करोड़ है और हम लगभग 150 करोड़ हो चुके हैं। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज़्यादा है और जनसंख्या उनकी 15 करोड़ है, हम लगभग 150 करोड़ हो चुके हैं। ब्राज़ील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज़्यादा है, जनसंख्या उनकी मात्र 22 करोड़ है, हम 150 करोड़ हो चुके हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज़्यादा है, जनसंख्या उनकी 33 करोड़ है, हम 150 करोड़ हो गए। और चीन का क्षेत्रफल भी हमसे 3 गुना ज़्यादा है और हम चीन को भी क्रॉस कर चुके हैं। यह हालत है। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देती है धर्मेंद्र जी, तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा होते हैं। मैं पैदा हो जाते हैं। लेकिन सर मेरा बेघर मिडिल क्लास अपर क्लास की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बेघर की बात कर रहा हूँ, गरीबी रेखा से नीचे वाले की बात कर रहा हूँ। सरकार जब तक 2 करोड़ स्वरोजगार डेवलप करवा पाती है लोन दे के, तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। सर इसमें एक चीज़ मेरा और है, जनसंख्या विस्फोट पे बात करेंगे हम आपसे। घुसपैठ सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है इस देश में आज की डेट में। आपकी हालत वैसे ही ख़राब है, आप 100 किलो वजन लाद के चल रहे हैं, उस पर आपने 50 किलो और लाद लिया दूसरों को। आपने इस पर भी, घुसपैठ पर भी PIL लगाई हुई है। 2017 में मैंने PIL फाइल किया था। उस समय मैंने राज्यवार आंकड़े दिए थे। उस समय मैंने कहा था कि 5 करोड़ आ चुके हैं
और मेरी पीआईएल पे केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस हुआ है। आज तक किसी राज्य सरकार ने आके ये नहीं कहा कि आपका आंकड़ा गलत है। अच्छा, ठीक है, आज तक किसी ने काउंटर नहीं किया। हाँ, मेरी पीआईएल के बाद किसी ने राज्यसभा में, उस समय लोकसभा में मुद्दा उठाया था। किरण रिजिजू जी उस समय गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे, 2017 की बात है या 18 की बात है। उस समय उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ आए हैं। ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि 5 करोड़ आ चुके थे 2017 में। अब इनकी जनसंख्या लगभग 6 करोड़ हो चुकी है। अभी भी आना बंद नहीं हुआ है, जाने का क्रम शुरू नहीं हुआ है और आना बंद हुआ नहीं है। बॉर्डर हमारा खुला हुआ है, हमारा असम बॉर्डर भी खुला हुआ है, हमारा बंगाल बॉर्डर खुला हुआ है, हमारा त्रिपुरा बॉर्डर खुला हुआ है। लगभग 4000 किलोमीटर का एरिया हमारा खुला पड़ा हुआ है। बड़े आसानी से आते हैं और 5000 रुपये में। क्या सर सिर्फ बॉर्डर खुला होना वजह है या भ्रष्टाचार वही जो आपने कहा? भ्रष्टाचार भी वजह है। जब मैं इस पे पीआईएल फाइल कर रहा था तो मैं असम के बॉर्डर पे गया, 2-3 दिन मैंने वहां गुजारे। फिर मैं सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी गया, बंगाल वाले बॉर्डर पे, वहां मैं 2-3 दिन देख के आया। खुला रेट 2000 रुपए का, 5000 नहीं, 2000 में। वही आप जो कह रहे हैं कि 2000 रुपए में सब और कुछ अभी एक बीएसएफ के कमांडेंट के यहाँ ईडी ने पकड़ा है, 22 करोड़ रुपए आए। अरे बाप रे! किस लिए आए? घुसपैठियों को अंदर लाने के लिए। आप जरा कल्पना करिए, अगर उसने एक घुसपैठिए से 2000 लिया और उसके पास 22 करोड़ पकड़ा गया, हम मान लेते हैं कि जितना उसने लिया सब पकड़ लिया गया, इसके अलावा उसने लिया ही नहीं था, तो जानते हैं 22 करोड़ का मतलब उसने 1,10,000 घुसपैठियों को अंदर कराया। भाई 2000 पर हेड के हिसाब से आप 22 करोड़ को कैलकुलेट कर लीजिए। 1,10,000 घुसपैठियों को उसने अंदर कराया, इसलिए उसको अकेले, तब उसको 22 करोड़ मिला है। बॉर्डर पे वहां जो ड्यूटी कर रहे हैं ना, वो 2-3 साल की ड्यूटी करने के बाद दिल्ली एनसीआर में और जो जहां है वो बढ़िया अपना गांव में मकान बनवा ले रहे हैं, शहरों में फ्लैट खरीद ले रहे हैं। ये हालत है वहां पे। ये कड़वी सच्चाई आपको बता। तो इसको सरकारों को नहीं पता ये सब चीजें? ऐसा मैं क्यों इस पे बोलूं। दूसरा, घुसपैठ का क्या कारण है? हमने 2012 में बांग्लादेश के सरकार के साथ एक समझौता कर लिया, उसका नाम है नॉन लीथल ट्रीटी। इस पे लोगों को पता नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है। मैं चाहूंगा आपसे ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिएगा। 2012 में हमारी सरकार ने नॉन लीथल ट्रीटी कर लिया, तो सारे लोग जो बॉर्डर पे हैं सब तो भ्रष्टाचारी नहीं होते, उसमें बहुत ईमानदार भी होते हैं। तो जो भ्रष्टाचारी हैं वो तो पैसा लेके अंदर करा रहे हैं, जो ईमानदार थे उनको नॉन लीथल ट्रीटी में उनका हाथ पैर बांध दिया। नॉन लीथल ट्रीटी में क्या किया हमने ये कह दिया कि हमारे बीएसएफ के लोग देखते गोली नहीं मार सकते, बट डंडा पीट सकते हैं, रबर की बुलेट चला सकते हैं, हवाई फायर कर सकते हैं, लेकिन गोली नहीं मार सकते। तो हमने बाकी जो ईमानदार बीएसएफ वाले उनका हाथ पैर बांध दिए। मतलब कानून कमजोर कर दिया आपने फिर से? कमजोर कर दिया। वहां पे बाकायदा टूर ट्रेवल वाले बैठे हुए हैं, वो सीधे वहां से अंदर लेते हैं, बस में भरते हैं, और ऑल इंडिया टूर ट्रेवल परमिट की बसें हैं, वो आ रही हैं, बसें चल रही हैं, किसी को राजस्थान पहुंचा रही हैं, किसी को गुजरात पहुंचा रही हैं, कहीं पहुंचा रही हैं। आप देख लीजिए, बंगाल की जो ऑल इंडिया टूर ट्रेवल की बसें आती हैं, वहां से हमेशा आप भर के आती हैं, जाते समय खाली जाती हैं, यहाँ से छोड़ के चली जाती हैं, आ रही हैं छोड़ के जा रही हैं, आ रही हैं छोड़ के जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। घर कैसे सुरक्षित होता है? घर ऐसे सुरक्षित होता है कि आपके घर पे बाउंड्री भी हो, सीसीटीवी कैमरा भी हो, सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा हो। सिक्योरिटी गार्ड को ये पावर भी है कि अगर कोई घुसने की कोशिश करे तुम ठोक देना उसको, ये उसको पावर भी होनी चाहिए। ठीक है, घर में 2-4 असलहे भी रखे हों, भाई अगर भीड़ वाले को नहीं मानेगा तो मार दिया जाएगा। ये जब, और बोर्ड भी लगा हो घर के बाहर, इस घर में प्रवेश करना बहुत गंभीर अपराध है, अगर प्रवेश करने की कोशिश किया तो 20 साल के अंदर जेल में डाल देंगे, तब आपके घर में कोई नहीं आएगा। हमने क्या किया ना, हमने भाई घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है। बॉर्डर पे 2000 रुपए लेके अंदर आते हैं, वहाँ पे जो पैकेज है पूरा, जो टूर ट्रेवल के नाम पे वहाँ दुकान खोल के बैठे हैं, वो बस में बैठाते हैं, बस में बैठा के यहाँ पहुँचा रहे हैं। लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये का पैकेज होता है। उस पैकेज में उनको आधार बन जाता है, राशन कार्ड भी बन जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। कैसे बना? कॉमन सर्विस सेंटर वाला 2000 में आधार बना दे रहा है, नगर निगम का दलाल 2000 रुपये में उनका बर्थ सर्टिफिकेट दे रहा है, आरटीओ ऑफिस का दलाल 3000 में उनको ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा है, तहसील का दलाल 2000 रुपये में उनको राशन कार्ड दे रहा है। तो 10 से 12 हज़ार रुपये में उनको 4-5 डॉक्यूमेंट हो जाता है। फिर तब तक कोई इलेक्शन आता है तो जो पार्षद प्रधान का चुनाव जिनको लड़ना है, सांसद विधायक का जो बनना चाहते हैं, वो उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देते हैं, क्योंकि वो बल्क में होते हैं, 100-100, 150-150 होते हैं, 200-200 होते हैं। तो अल्टीमेटली ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि घुसपैठ करना और घुसपैठ करवाना, घुसपैठियों की मदद करना हमारे देश में कोई सीरियस क्राइम नहीं है। 1946 का कानून चल रहा था,
मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान सरकार को, उन्होंने उसको बदला है। अब उसमें पहले केवल फाइन थी और मैक्सिमम 3 साल की सजा थी, उसको 3 से 7 साल किया है। लेकिन उसमें घुसपैठ करने वालों को सजा का प्रावधान है, घुसपैठ कराने वालों को भी उतनी सजा मिलनी चाहिए, तब खौफ पैदा होगा। तब आधार बनाने वाला आधार नहीं बनाएगा, राशन कार्ड वाला राशन कार्ड नहीं बनाएगा। तो एक तो ये भ्रष्टाचार हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा हमने किया कि इसमें कहीं पे हमने कानून, जो करप्शन वाला सिस्टम है ना, उसके लिए हमने खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया। तीसरा, हमारे पास कानून है, जैसे घुसपैठ कौन रोकेगी? पुलिस। और पुलिस सत्ता की गुलाम बनी है। क्यों? फिर वही 5Y आ गया। क्यों सत्ता की गुलाम है? सत्ता की गुलामी इसलिए है कि 1861 का कानून चल रहा है, पुलिस एक्ट, अंग्रेजों के जमाने का। तो जो पुलिस उस समय अंग्रेजों की सारे पे नाचती थी, आज वाले वर्तमान सत्ता की सारे पे नाच रही है। सत्ता चाहेगी तो घुसपैठियों को पीछे पड़ जाएगी, सत्ता नहीं चाहेगी तो घुसपैठियों की मदद करेगी। ये हो रहा है, कई राज्यों में हमने देखा है। सत्ता बदलने के बाद पुलिस का स्वभाव बदलता है। बिल्कुल। जबकि पुलिस का स्वभाव तो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, वो सत्ता के हिसाब से पुलिस का स्वभाव नहीं बदलना तो चाहिए। उसमें वही आता ना, पोस्टिंग कैसे मिलेगी, मलाईदार करप्शन करने का तो मौका रूट कहाँ से काज मिलेगा? हमने हाँ। पुलिस को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए पुलिस रिफॉर्म किया नहीं, इस कानून को बदला नहीं है। जरूरत यह है वन नेशन वन पुलिस कोड की, जरूरत यह है एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड की, एक पुलिस चार्टर की, एक पुलिस की अकाउंटेबिलिटी के लिए एक नया कानून बनाने की। दुर्भाग्य उस पर काम नहीं हुआ। दूसरा, घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये आप भी मानते होंगे, आप भी मानते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उसके लिए कानून बना हुआ है, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये इसीलिए बना है कि जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा उससे निपटा जाए। लेकिन कानून इतना घटिया है कि इसमें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या क्या है वो हमने लिखा ही नहीं। अच्छा, कानून बन गया एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या थ्रेट है वो हमने लिखा ही नहीं। तो नतीजा ये होता है, तमिलनाडु की सरकार मनीष कश्यप पे एनएसए लगा देती है। बताइए। हाँ, ये सही बात है। मतलब कि ये बदले की भावना होगी, जहां जिसको जो मर्जी है वो कर दे। चूंकि जब हमने इसमें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा लिखा ही नहीं, तो हमने पूरी पावर दे दिया सरकार को, राज्य सरकार को, जो मन करे उसके ऊपर एनएसए लगाए, जो मन करे उस पर न लगाए। आज तक किसी, ये कानून चल रहा है 1980 से, और घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। आज तक पूरे देश में कहीं की भी राज्य सरकार ने एक भी बार घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए नहीं लगाया। मतलब जबकि मैं 6 करोड़ जो है अभी भी घूम रहे हैं। मैं तो ये देखता हूँ अश्विनी जी की एनएसए जो है ना, एक तो सबसे बड़ा घातक है, इसमें जमानत नहीं है जो मुझे पता, लंबे समय जब तक सरकार चाहे 1 साल तक। और मैं देखता हूँ कोई किसी अपराधी पे लगा दिया या कोई गुंडा बदमाश उस पे लगा दिया या पॉलिटिकल राइवलरी में लगा दिया। आप सही कह रहे हैं, किसी घुसपैठिया में आज तक नहीं लगी, किसी घुसपैठिया उसके मददगार पे नहीं लगी। दूसरा कानून देखिए, यह है 1967 का अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। घुसपैठ अनलॉफुल एक्टिविटी है, ये तो मतलब कोई भी 5वीं के बच्चे से पूछो भाई घुसपैठ लॉफुल है अनलॉफुल है, कहेगा अनलॉफुल है। हाँ? इसमें भी हमने अनलॉफुल एक्टिविटी क्या क्या है उसको हमने डिफाइन ही नहीं किया। तो सरकार की मर्जी, जिस पे मन करे यूएपीए लगाए, जिस पे मन करे न लगाए। तो आज तक किसी घुसपैठी और उसके मददगार पे यूएपीए नहीं। जो आप बता रहे हैं तो बड़ा शॉकिंग है। कानून बनाने वालों ने क्या सोच के बनाया है। मैंने यही तो कहा कि भारत में हाईवे खूब अच्छे अच्छे बन रहे, एयरपोर्ट खूब अच्छे अच्छे बने, शॉपिंग मॉल खूब अच्छे अच्छे बने, कानून नहीं बना। वैज्ञानिकों ने अग्नियान, मंगलयान, चंद्रयान बना दिया। दुर्भाग्यवश हमारे कानून निर्माताओं ने अच्छा कानून नहीं बनाया। ये कानून है सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। ये कानून ये कहता है कि नागरिकता किसको देनी है और नागरिकता किसकी लेनी है, उसके लिए टर्म्स कंडीशन लिखी है। आज तक किसी भी घुसपैठिए की मदद करने वाले की नागरिकता गई नहीं। आप अच्छा घुसपैठ की मदद छोड़ो, किसी आतंकवादी की नागरिकता बताओ गई हो, किसी अलगाववादी की नागरिकता गई हो, किसी जासूस की नागरिकता गई हो, किसी देश के गद्दार की नागरिकता गई हो, किसी मतलब किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता गई हो। बस ये सफेद, वो कहते नहीं सफेद हाथी बन के खड़ा हुआ है। वो लोग तो खुद ही पैसा कमा के भ्रष्टाचार बाहर भाग जाते, दूसरे देशों की नागरिकता ले लेते, अपने आप छोड़ देते हैं। अगर घुसपैठ रोकना है, जो सवाल वही आ गया कि करना क्या मैं वो फिर वही आ रहा था। आप समस्याएं बता रहे हैं, समाधान भी बता पड़ेगा। एनएसए को डिफाइन करके घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना होगा। यूएपीए में घुसपैठ को शामिल करना होगा, घुसपैठ को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना होगा, घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करना होगा, उनकी नागरिकता खत्म करने का प्रावधान करना होगा। हो गया, करेगा कौन, कैसे होगा, ये तो सरकार को ही करना पड़ेगा। हम तो यही प्रयास कर सकते हैं, लोगों को जगा रहे हैं। हम तो पूरे देश में इसलिए घूम रहे हैं, सबसे यही जा के बोलते हैं भैया सप्ताह में, महीने में एक बार अपने सांसद से मिलो, एक बार अपने विधायक से मिलो। मैं सांसद तो हूँ नहीं, मैं कोई कानून मंत्री तो हूँ नहीं। मैं जितनी हमारी औकात है, जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कोर्ट में लड़ रहे हैं,
पहले कोर्ट में लड़ते थे, लेकिन हमें लगा कोर्ट लड़ने से बात नहीं बनेगी, तो हमने जनता में शुरू कर दिया और अब पूरे देश में घूमने लग गए। अभी तक हमने लगभग 500 जिले कवर किए हैं पूरे देश भर में। 800 जिलों में से 800 जिलों में से 500 जिले में किए हैं। 2025 में हमने 40वां कार्यक्रम कर लिया है। 2024 में 122 जिलों में गए थे। अब ये नई, पहले आईपीसी थी, नई बीएनएस है। इस नए बीएनएस में एक सेक्शन है वेजिंग वॉर। अच्छा, कि भारत के खिलाफ अगर आप इनडायरेक्ट वॉर कर रहे हैं तो उस पर आपको धारा लगेगी। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, फांसी तक का सजा का प्रावधान है। दुर्भाग्यवश जब पुरानी वाली आईपीसी चल रही थी तब कभी वेजिंग वॉर नहीं यूज हुआ और 1.5 साल लगभग इसको बने हो गया, आज तक कभी वेजिंग वॉर यूज ही नहीं हुआ। मुझे बताइए, 5000 घुसपैठिए गए, उन्होंने पर्सिया को ईरान बना के छोड़ दिया। हाँ, अभी कुछ दिन पहले फ्रांस में मोरक्को के जितने घुसपैठिए थे उन्होंने पूरे फ्रांस को जला दिया। भारत में 6 करोड़ घुसपैठिए हैं। ये घुसपैठिए न दुबई जाते हैं, न अबू धाबी जाते हैं, न कुवैत जाते हैं, न पाकिस्तान जाते हैं, न कहीं और नहीं जाते, भारत ही आते हैं। बड़ा सीधी सी, मतलब वो वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, यहाँ की डेमोग्राफी बदलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश न कभी घुसपैठियों पे वेजिंग वॉर की धारा लगाई, न घुसपैठियों को मददगारों पे लगाते हैं। इसमें एक और भी धारा है, ऑर्गेनाइज क्राइम। घुसपैठ एक संगठित अपराध है, ऐसे कोई नहीं टपक जाता, बाकायदा पूरा सिंडिकेट होता है। उसको बताया जाता है कि इस दिन रात को क्रॉस करना है, इस वाले बॉर्डर से क्रॉस करना है, यहाँ आओगे, इस नंबर की बस मिलेगी, इस बस में बैठना है और तुम्हें यहाँ से लेके वहाँ तक ले जाएंगे। पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम चल रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम किसमें धारा है, लेकिन उसमें घुसपैठ हमने शामिल ही नहीं किया। तो लोग, जो पुलिस जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम भी नहीं लगा रही है। ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए हर राज्य के पास अपना कानून है। अच्छा, जैसे महाराष्ट्र के पास मकोका है, हाँ। गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, एमपी के पास गुंडा एक्ट है। सबके पास, हर राज्य के पास एक ऐसा ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए धारा एक प्रावधान है और उसमें सरकार के पास ये पावर है कि वो धारा लगा के पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ले। अच्छा, सीज कर ले। आज तक किसी भी घुसपैठिए के मददगार के खिलाफ न एनएसए लगा, न यूएपीए लगा, न वेजिंग वॉर लगा, न देशद्रोह लगा, न गैंगस्टर एक्ट लगा, न मकोका लगा, न गुस्कोका लगा ही नहीं। क्यों, रीजन? और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एनआरसी की जरूरत ही नहीं भारत में। अच्छा, 80% घुसपैठिए तो ऐसे अपने आप भाग जाएंगे, अपने आप भाग जाएंगे। ये भी बड़ी बात कहने लगे। केवल आप इस बीएनएस में एक सेक्शन जोड़िए, एक चैप्टर जोड़िए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, और उसी में डिक्लेयर कर दीजिए कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, घुसपैठ एक संगठित अपराध है, घुसपैठ अपने आप में वेजिंग वॉर है, घुसपैठ करना और करवाना देशद्रोह है। और जो घुसपैठिया मिलेगा और या जो घुसपैठियों की मदद करेगा उनके खिलाफ ये एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, घुसपैठियों के जो मददगार है ना, वो पकड़ के ढूंढ के वो खुद ही एनआरसी करेंगे। जिसने जिसकी मदद किया है वो उसको ढूंढेगा, बोले बेटा तू यहां से भाग जा, तेरे चक्कर में फंसने वाला हूं। जैसे तुझे लाया था वैसे पहुंचा देना। बस, मैं कुछ नहीं करना। आप हर जिले में 10 घुसपैठिया पकड़िए, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए। टेस्ट करते ही वो बता देगा कि कौन बीएसएफ वाला उसकी मदद किया, कौन टूर ट्रैवल वाला उसकी मदद किया, किसने उसका आधार बनाया, किसने उसका राशन कार्ड बनवाया, किसने उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, किसने उसका वोटर आईडी बनवाया, किसने उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, सब बता देगा। और जिसका वो नाम ले रहा है उसको और पकड़ लीजिए। तो सामान्यतः एक घुसपैठिए के 10 मददगार मिलेंगे, यानी 10 घुसपैठिए के 100 मददगार। एक बार इनके ऊपर आप धारा लगा दो, घुसपैठिए के साथ साथ उनके मददगारों पे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं धर्मेंद्र जी, भगदड़ मच जाएगी। बस 3 महीने का विंडो खोल दो भैया, आज से ये कानून बना रहा हूं, 3 महीने तक तुम्हारे पास टाइम है, भागना है भाग लो। उसके बाद जो पकड़ा जाएगा, बनाते ना आधार, क्या नाम है, कॉमन सर्विस सेंटर, ये अपनी दुकान बंद करके पहले उनको ढूंढेंगे जिनकी इन्होंने फर्जी बनाई, सेवा केंद्र खुले हुए हैं, जो सेवा केंद्र खुले हुए। ये नगर निगम के जितने दलाल हैं, आरटीओ ऑफिस के जितने दलाल हैं, तहसील के जितने दलाल हैं, ये सारा काम धाम छोड़ के, ये छुट्टी लेके पहले घुसपैठियों को ढूंढेंगे और ढूंढ के बोलेंगे बेटा तू जा, तेरे चक्कर में मुझे 20 साल सजा होने वाली। एनआरसी की जरूरत ही नहीं है। और अगर हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया तो जैसे असम में एनआरसी फेल हुई थी, यहां भी फेल हो जाएगी। असम उसमें भ्रष्टाचार हो जाएगा। असम में एनआरसी कैसे हुआ? सर्बानंद सोनोवाल जी जो आजकल मंत्री हैं, इन्होंने पीआईएल फाइल किया था। इनकी पीआईएल के बाद असम में एनआरसी हुई, ठीक है। उस समय एक्टिविस्ट थे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुई, तब भी फेल हो गई। और तब भी फेल हो गई। और उस समय वो मुख्यमंत्री हो गए, उस समय फेल हो गई।
अच्छा, हम्म, पहले पीआईएल डाले तब मुख्यमंत्री नहीं थे, नहीं। बाद में मुख्यमंत्री, उसके बाद पीआई, मतलब उसके बाद भी वो फेल हो गई। मतलब उन्होंने पीआईएल फाइल किया, ऑर्डर हुआ, सब तक प्रोसेस चल नहीं रहा था। उसके पहले वो गगोई जी थे, इनके पहले सोनोवाल जी के पहले कौन से गगोई थे? गौरव गगोई के गौरव father। गौरव को तरुण उनके गोगोई, father, तरुण फादर गोगोई, तरुण हाँ। गोगोई। वो थे। उसके बाद सोनोवाल जी बन गए, हम्म, और सोनोवाल जी के समय में पूरी एनआरसी हुई है। हम्म, आप खुद सोचिए, जिसकी पीआईएल पे एनआरसी का ऑर्डर हुआ है, अगर वही व्यक्ति मुख्यमंत्री हो जाए तो कोई कोर कसर छोड़ेगा क्या? नहीं नहीं बिल्कुल छोड़ेगा। नहीं, हाँ, उसके बाद ही फेल हो गए। कैसे? सेम सिस्टम। जब तक ये पूरा प्रोसेस चला, घुसपैठियों ने 2-2 हज़ार रुपए, 3-3 हज़ार में कागज बनवा लिए। और एनआरसी में क्या होता है, लेखपाल पटवारी आते हैं घर घर, एक रजिस्टर लेके आते हैं, कुटुंब रजिस्टर, उसमें नाम लिखते हैं। लेखपाल पटवारी बड़े चालाक, उन्होंने क्या किया, पर हेड अपना रेट फिक्स कर दिया, लगभग 2,000 रुपए, कहीं 1,500, कहीं 2,000, 2,500, ऐसे करके उन्होंने घुसपैठियों से 2-2 हज़ार लिया और रजिस्टर में नाम जोड़ दिया। और चालाक ये थे कि उन्होंने सोचा, अगर मैं घुसपैठियों का भी नाम जोड़ दूंगा और असम वालों का भी नाम रहेगा, तो बाद में कंप्लीट जो रजिस्टर बनेगा, असम की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो दिन भर में जितने घुसपैठियों का नाम जोड़ते थे, शाम को उतने असम वालों का नाम रजिस्टर से बाहर कर देते थे। अरे वाह, तो जब रजिस्टर कंप्लीट हुआ, एनआरसी कंप्लीट हुई, तो घुसपैठी असम के नागरिक बन गए और असम के हिंदू घुसपैठी हो गए। आप जो ये बात करें, इसका आधार क्या है? अरे ये हो चुका है, आधार क्या? ये तो इसलिए तो वहां की एनआरसी रुक गई, असम में एनआरसी कंटिन्यू हुई कहाँ? इसी वजह से। इसी वजह से हो गई। तो इस पे कोई एक्शन भ्रष्टाचार हुआ की क्या? भेंट चढ़ गई असम की एनआरसी। इस पे एक्शन? एक्शन कुछ नहीं, उसके बाद सरकार बदल गई है। तो अब नहीं, तो हेमंत बिश्व शर्मा अब तो जी हैं हेमंत वो शर्मा तो- जी हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं कि भारत के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, सनातन धर्म के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो दो है, एक करप्शन, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये करप्शन का कारण है, घुसपैठ का मूल कारण करप्शन है, एनआरसी फेल होने का मूल कारण करप्शन है, धर्मांतरण का मूल कारण करप्शन है, जितने भी लफ्ज़िहात का मूल कारण करप्शन है। मतलब घटिया कानून है। अच्छा, घुसपैठियों को पैसा कैसे आता है? बाहर से फंडिंग होती है। जब तक घुसपैठियों का केस चल रहा था यहाँ पे, भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, ऐसे कई सारे भूतपूर्व मंत्री अपीयर होते हैं घुसपैठियों के लिए। अच्छा। ऐसे ऐसे लोग अपीयर होते हैं जो कम से कम एक बार में हियरिंग में मिनिमम 10 लाख रुपए लेते हैं। और बाहर से फंडिंग होती है? अरे भैया, बिना फंडिंग की बताओ उनको क्या पड़ी? समाज सेवा करना है क्या उनको? नहीं। उनको समाज सेवा करना है, क्यों अपीयर कर रहे हैं? क्यों घुसपैठियों के पक्ष तो में कम से मुकदमा? कम देश सेवा तो करनी चाहिए उनको। अरे जिसके लिए बाप बड़ा ना भैया, कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया, तो वो काम कर रहे हैं। मेरी घुसपैठ की पीआईएल डिसमिस कराने के लिए कितने लोग खड़े हो रखे हैं। अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं जिनकी डिसमिस करो, डिसमिस करो, डिसमिस करो। आपने क्या पीआईएल डाल रखी है? हमने पीआईएल फाइल कर रखी है कि डायरेक्ट द सेंटर एंड स्टेट्स टू डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स विद इन ईयर। मतलब हमारी प्रेयर है कि 1 साल के अंदर सारे घुसपैठियों को डिटेक्ट करो, डिटेन करो, डिपोर्ट करो। 8 साल बीत गया, 2017 से 2025 आ गया, अभी तक कहीं शुरू ही नहीं हुआ। अभी हियरिंग नहीं हुई उस पर? नहीं, हियरिंग कई बार हुई, लेकिन सरकारों ने कुछ शुरू नहीं किया है। और मैं तो अब कहता हूँ कि भैया आप ठीक मत करो, एनआरसी मत करो, बस कानून बदल के तुम 5 धारा लगाओ घुसपैठे और उनके मददगारों पे, ये लगा दो। मैं कह रहा हूँ 80% अपने आप भाग जाएंगे, फिर 20% को ढूंढना आसान होगा। अदरवाइज 6 करोड़ को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। और ढूंढ ढूंढ के उनको रखेंगे कहाँ पे? पता चला 100 लाख इकट्ठा कर रहे हैं, रात में 50 गायब हो गए। कितना आप डिटेंशन सेंटर बनाओगे, कितना आप करोगे? असम में ये सब हुआ तो था बीच में, हाँ। जब बहुत सारा। अच्छा, हमको अमेरिका से सबक लेना चाहिए। अमेरिका ने, ट्रम्प ने आने के बाद मैं में वही कह रहा हूँ, वही अभी तस्वीर यही मुझे याद आ कहा, रही है। उसने उस कहा कि या तस्वीर तो को भाग लेके जाओ, बहुत बवाल भी हुआ था। या तो छोड़ के चले जाओ, टाइम दिया जैसे आप बोल रहे हैं, और नहीं तो उठा उठा के सबको फेंक रहा है बाहर। मैं नहीं, कह रहा हूं, हेलीकॉप्टर, आपको प्लेन वाली तस्वीर हाँ, याद है, हाथ- उसको लेके बहुत हाथ पैर जंजीर जकड़ criticize के। हुआ था। अभिषेक जी देखिए, मैं आपको गांव का आदमी हूँ। मैं तो अपनी हर पीआईएल में एकदम गांव से और बड़ी नेचुरल चीज़ों से सोचता हूँ। गांव में ना, हर गांव में 10-20 कुत्ते होते हैं, ठीक है? वो जानते हैं किसके यहाँ बैठते हैं? जहाँ से रोटी मिलती है। हाँ, और जहाँ से 2-4 बार लठ पड़ गई, वहाँ नहीं जाते। वो कभी नहीं जाते। जानवर भी लठ और इसको समझते हैं अंतर। इंसान की क्या चीज़ है? आप कुछ मत करो, हर जिले से केवल 10-10 घुसपैठिए पकड़ो, उनके मददगारों को जेल में डालना शुरू करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये जितने दलाल हैं, जितने भ्रष्ट कर्मचारी हैं, ये आपको बड़ी ईमानदारी के साथ एनआरसी करके दे देंगे। ये खुद ही उनको खदेड़ के आएंगे, स्टेशन तक छोड़ के आएंगे, भैया तू एक काम कर, मैं टिकट का पैसा दे रहा हूँ, तू भाग यहाँ से। और नहीं, आज की डेट में जितने एयरपोर्ट के आसपास झुग्गियां हैं घुसपैठियों की है, जितने हमारे बड़े हाईवे के हैं उनके किनारे इन्होंने झुग्गी बना लिया है, जितने हमारे एक्सप्रेसवे हैं उसके किनारे किनारे झुग्गी बना लिया है। जो मेन हमारे जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है, चाहे आपका कानपुर हो, चाहे आपका प्रयाग हो, चाहे आपका दिल्ली हो, चाहे आपका गुड़गांव हो, वहाँ इन्होंने बना लिया है।
जितने बंदरगाह हैं, मैं जामनगर होके आया, देख रहा हूँ बहुत बड़ी झुग्गी बन चुकी है। सारे बड़े इंपॉर्टेंट जो प्लेस हैं वहाँ झुग्गी बना ली है। आप देख लो ना इसकी भारत की जो सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती थी धारावी, हाँ। फिल्में बनी थी। हाँ 80 के दशक में धारावी का जो रेशियो था, पॉपुलेशन रेशियो 80-20 था। अच्छा। धारावी के झुग्गी में 80% हिंदू रहते थे, 20% गैर हिंदू रहते थे। आज की डेट में 2025 में धारावी की जो रेशियो है टर्न अराउंड हो चुकी है, 20-80 हो गया। बदल गया पूरा, डेमोग्राफी पूरा बदल गया। उसमें बहुत बड़ा, उसमें लफ्ज़ियात भी है, उसमें धर्मांतरण भी है, लेकिन उसमें जनसंख्या विस्फोट भी है, लेकिन सबसे बड़ा घुसपैठ है। और ये हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। आप दिल्ली में रंगपुरी पहाड़ी उठा के देख लो, सारे घुसपैठिए बैठे हुए। मजनू के टीला के पास नीचे उतरो, आप बैठे हुए। इधर आप ये वाला जो ओखला वाला खादर वाला एरिया है, जमुना जी वाला, सारे बैठे हुए। आप चले जाओ उधर से जो पश्चिम दिल्ली है आपका, बवाना वाला एरिया, सारे घुसपैठिए बैठे हुए। हमने जब 2017 में PL फाइल किया था तो हमने 10 लाख का आंकड़े दिए थे दिल्ली में। अभी तो अब तो पता चल रहा है कि 17-18 लाख के आसपास हो चुके हैं। तो ये आप जिनको घुसपैठिए कह रहे हैं वो किसी के लिए वोट बैंक है? बस यही तो समस्या है। अब समस्या ये है कि बीमारी का इलाज कैसे करें। किसान से हमें सीखना चाहिए। किसान क्या करता है? किसान सीधे बुआई नहीं करता। किसान पहले जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है। जब पूरा तैयार हो जाता है, सब उसमें से गायब हो जाते हैं खरपतवार थोड़े बहुत, फिर पेस्टिसाइड भी डाल देता है। फिर खेत को तैयार करके फिर वो बुआई करता है, फिर सिंचाई करता है, तब अच्छी फसल पैदा होती है। आपको अगर ये कुछ भी रिफॉर्म करना है और आप चाहते हैं कि घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाएं और शांति बनी रहे, धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून बनाएं, शांति रहे, वक्फ एक्ट को खत्म करें और शांति रहे, UCC लाएं और शांति रहे, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए और शांति रहे, तो हमें किसान से सीखना पड़ेगा। पहले जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई। मतलब सबसे पहले हमें 1950-51 में बना हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को बदलना होगा। सबसे पहले इलेक्शन रिफॉर्म करना होगा, उसमें व्यवस्था देनी पड़ेगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम एज लिमिट सेट करना पड़ेगा, अपराधियों के चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पे पूरा कंप्लीट बैन करना पड़ेगा। एक जगह से कोई व्यक्ति 2 जगह से चुनाव न लड़ पाए, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। फंडिंग का हिसाब किताब करना पड़ेगा। जब तक इलेक्शन रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक अच्छे लोग संसद में नहीं पहुंच पाएंगे, अच्छे विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे, फिर तो वही खरीद फरोख्त करके चलते रहेंगे। और जब तक अच्छे लोग संसद में नहीं पहुंचेंगे तब तक अच्छा कानून नहीं बनेगा, और अच्छा कानून नहीं बनेगा तो समस्या का समाधान। तो सबसे पहले इलेक्शन रिफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा, जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई में दूसरा काम करना, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। आपको जजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा। आज की डेट में न्याय बिक रहा है, थाने में भी न्याय बिक रहा है, तहसील में भी न्याय बिक रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी न्याय बिक रहा है, हाई कोर्ट में भी न्याय बिक रहा है, बस खरीदने वाला चाहिए। हाई कोर्ट के आगे आपने नहीं बोला? मुझे नहीं लगता कि उसके बाद है। हम उसको इसलिए नहीं कहते, ठीक है, कोई डर के मारे हम ऐसा नहीं कह रहे, हमें नहीं लगता कि हाई कोर्ट के बाद है। ठीक है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बहुत ही आपको, मतलब केवल कानूनी नहीं बदलना होगा, आपको टैक्स सिस्टम बदलना होगा। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आपको हवाला खत्म करना पड़ेगा, ब्लैक मनी के जनरेशन खत्म करना पड़ेगा। वो कैसे होगा आपको बताता हूँ, इसमें मेरी PL भी चल रही है। हाँ, आपने बताया, डाली हुई है। भारत में 80% लोग आज भी प्रतिदिन 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। 80% लोग। और जो 20% लोग, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का आंकड़ा है, ये फाइनेंस कमीशन का आंकड़ा है, नीति आयोग का आंकड़ा बता रहा हूं। अच्छा। और जो 80% लोग ज्यादा यूज करते हैं पर डे 100 रुपए से, 20% लोग उनके पास ATM है, पेटीएम है, भीम है, UPI है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, कुछ न कुछ है उनके पास। तो 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत ही नहीं है। 100 रुपए से बड़े नोट बंद कर दें तो 25% करप्शन, 25% काला धन, 25% हवाला, 25% चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। याद रखिए, जितनी भी देश विरोधी काम चीज़ें होती हैं, जितने देश विरोधी काम होते हैं, सबकी फंडिंग ज़्यादातर कैश में होती है। जैसे घूसखोरी थानेदार कैसे लेता है? कैश में लेता है। हाँ, अकाउंट में। कमीशन खोरी कैश में, जमाखोरी का कारोबार कैश में, मिलावटखोरी का कारोबार कैश में,
नशा तस्करी का पूरा कारोबार कैश में, मानव तस्करी का पूरा कारोबार कैश में, हथियारों का पूरा तस्करी का पूरा कारोबार कैश में, ड्रग का पूरा कारोबार कैश में, अलगाववादियों की पूरी फंडिंग कैश में, नक्सलियों की ज्यादातर फंडिंग कैश में, माओवादियों की ज्यादातर फंडिंग कैश में, धर्मांतरण कराने वाले मिसरियों की ज्यादातर फंडिंग कैश में, घुसपैठियों की ज्यादातर फंडिंग कैश में, तो भारत जासूसों की सारी फंडिंग लगभग सारी फंडिंग कैश में, गद्दारों की सारी फंडिंग कैश में, देश विरोधी नेता हो, देश विरोधी अभिनेता हो, देश विरोधी लेखक हो, देश विरोधी पत्रकार हो, देश विरोधी यूट्यूबर हो, देश विरोधी कलमकार हो, जो भी है फंडिंग कैश में हो रही है। मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो सोशल मीडिया में लिखने के लिए उनको कैश में फंडिंग होती है, बस देश विरोधी चीज लिखनी है, उनको फंडिंग आ रही है, वो बैठे बैठे आराम से। धर्मांतरण का आप देख लो ना भाई, एक पढ़ लिख के इंजीनियर कितना कमाएगा? 1 लाख रुपए, वो भी नहीं मिल रहा। हाँ, MBA कितना कमा लेगा? 1 लाख रुपए। पत्रकार बेचारा कितना कमा लेगा? पत्रकारों की दशा और खराब 50,000 उसको तो 50,000 60,000 चलो 1 लाख रुपए मान लें। आप कन्वर्जन कराना शुरू करो, महीने में 5 लाख रुपए कमाओ ना। अच्छा, हाँ, 1 लाख रुपए एक परिवार का मिलता है, और वो भी जब वो दलित परिवार है। आप किसी ब्राह्मण को कन्वर्ट करा दो, क्षत्रिय को कन्वर्ट करा दो, जैन को कन्वर्ट करा दो, रेट अलग है। अच्छा, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि ब्राह्मण का सबसे ज्यादा रेट है। सबसे ज्यादा रेट है। मारवाड़ी को कन्वर्ट करा दो, आप अग्रवाल को कन्वर्ट करा दो, माहेश्वरी को कन्वर्ट करा दो, लो 5 लाख 10 लाख रुपए लो। 10-10 लाख रुपए तक परिवार का है। तो आज की डेट में, और मैंने कहा ना फंडिंग कैसे आ रही है? कैश में। अगर आपको चूल्हा बुझाना है ना घर में, तो फूक मारे के बुझाएंगे तो मुंह जल जाएगा। चूल्हा बुझाना है तो आप उसकी जहां से सप्लाई आ रही ना, उसको बंद कर दो। आप सप्लाई काट दो, चूल्हा बंद हो जाएगा, आराम से सुरक्षित रहेंगे, मुंह भी नहीं जलेगा। तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दीजिए, 25% समस्या खत्म हो जाएगी। आज की डेट में 130 करोड़ आधार बन चुका है। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसके पास 4-4 आधार नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम आराम से पेमेंट हो सकता है। आज की डेट में मोची जूता बनाने वाला, पान बेचने वाला, चाय बनाने वाला, सब ऑनलाइन। और कोविड के बाद तो वैसे भी इस पे लोग ट्रांसफर हो गए। अब उसमें खतरा आएगा कि नहीं, साइबर फ्रॉड बढ़ जाएगा, तो साइबर फ्रॉड के लिए आप कानून कठोर बना दो। टर्की ने भी कानून बनाया साइबर फ्रॉड के खिलाफ। एक व्यक्ति ने एक अकाउंट हैक किया था, उसको लिंक भेज के 340 साल सजा दिया उसको। 340 साल की? अच्छा बाहर सजा कैसे होती है आपको बता रहा हूँ। प्लस वाला प्लस कुछ होगा, प्लस किया होगा। नहीं, थाईलैंड में जी, थाईलैंड में एक व्यक्ति ने सहारा की तरीके से चिट फंड स्कैम किया था। सुब्रत राय सहारा ने किया ना, लगभग 16 लाख लोगों का पैसा डुबो दिया। डुबो दिया और कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, आराम से चले गए आराम से। थाईलैंड में उसने 16,000 लोगों का पैसा डुबोया था। वो डबल करने का ऑफर दिया और लेके पैसा चंपत हो गया। पूंजी स्कीम टाइप, पूंजी टीम से 1,40,000 साल सजा हुई है। 1,40,000? हाँ, हर 16,000 पे 100 200 साल दे दिया होगा उसको। वहां सजा क्यों ज्यादा देते हैं? क्योंकि अगर सिंपल आपने आजीवन कारावास कहा तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि इसने कितने अपराध किए। अच्छा भाई, एक व्यक्ति को मारने पे भी आजीवन कारावास, 10 को भी आजीवन कारावास, तो आम जनता को कैसे पता चलेगा कि इसने 1 को मारा कि 10 को मारा? अच्छा, 1 का बलात्कार किया कि 4 का किया, 1 को चोरी किया या 4 जगह चोरी किया, 1 को लूटा या 10 को लूटा। इसलिए पूरे के पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, सिंगापुर में, जापान में, हर जगह सजा कंसेक्टिव होती, जुड़ती चली जाती है। अभी अमेरिका में एक को दिया है, वो रेप करके मर्डर किया था, 4-5 बच्चियों से रेप किया था उसने। उसने वीडियो बनाई थी। 2200 साल सजा दिया। 2200 साल। अश्विनी सर, आप कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं। अभी देशों की बात हो रही है, मतलब सबसे अच्छा देश या सबसे अच्छा मुल्क जिसका लगता है इसका कानून सबसे बेहतर है, और ये कानून अगर इंडिया में अगर आ जाए या उसको लागू कर लिया जाए तो फिर इंडिया की भी स्थिति बहुत सुधर जाए, भारत एकदम अलग हो जाए। अभिषेक जी, मेरा मानना है कि एक देश का कानून लेने की बजाय हमें अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग देशों का लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। परिवार कैसे अच्छा होता है? परिवार तब अच्छा होता है जब शिक्षा में संस्कार हो और पिताजी का खौफ हो, माता का प्यार हो और पिता का खौफ हो। कुम्हार अच्छा बर्तन कैसे बनाता है? एक हाथ नीचे रखता है, उससे उसको उठाता रहता है और दूसरे वाले हाथ से थप्पी देता रहता है। एक से उठाता है, दूसरे से दबाता है। जापान मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि उनके पास उन्होंने हमारी वैदिक शिक्षा व्यवस्था को कॉपी कर लिया है। अच्छा, भारत की? भारत की। अच्छा। हमारी पूरी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था जो थी उसको उन्होंने कॉपी मार दिया जापान में। जापान में प्राइमरी में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी नहीं पढ़ाते।
प्राइमरी में पढ़ाते हैं नैतिकता, संस्कार पढ़ाते हैं। इथिक्स, मोरालिटी, नेशनलिज्म, हम्म, ह्यूमैनिटी, इन्वायरमेंट, कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, पिताजी से कैसे बात करना है, माताजी से कैसे बात करना है, दोस्त से मिलने से कैसे बात करना है, टीचर से कैसे बात करना है। पूरा का पूरा प्राइमरी उनका इथिक्स और मोरालिटी बेस्ड है अच्छा। जापान का। तो हमने जो मदरसा मैकाले मिशनरी एजुकेशन सिस्टम चालू कर रखा है, इसको हम बंद कर दें और कम से कम 10वीं तक अपने पुराने वाले एजुकेशन सिस्टम को हम ले लें, जो हमारा वैदिक गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था। कैसे होगा, समाधान बता देता हूँ। भारत के संविधान में एजुकेशन फंडामेंटल राइट हो गया है 8वीं तक, 14 साल तक। जी। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है। इसमें एक शब्द जोड़ दे इक्वल, तो ये बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। इसमें पढ़ने की उम्र 6 से 14 है, इसको 6 से 16 कर दे। अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश में रेलवे चल सकती है, तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल क्यों नहीं चल सकती? बिल्कुल चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता। अगर पूरे देश का केंद्रीय केवीएस का सिलेबस एक हो सकता है, केंद्रीय विद्यालय का, पूरे देश का नवोदय का सिलेबस एक हो सकता है, सीबीएसई का एक है। ठीक है, तो सबका सिलेबस एक क्यों नहीं हो सकता? चूंकि इस देश में शिक्षा माफियाओं ने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर रखा है। 5 लाख करोड़ का कोचिंग का धंधा शुरू हो चुका है, उन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता, जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता, क्योंकि नहीं तो पढ़ने वाला फिर क्वालिफाई कर लेगा। सिस्टम ये हो गया है कि आज की डेट में कितना भी टैलेंटेड बच्चा हो, बिना कोचिंग की आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर सकता, बिना कोचिंग की नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पूरे सिस्टम को उन्होंने हाईजैक कर लिया है। तो कोचिंग माफिया नहीं चाहते कि भारत में समान शिक्षा लागू हो, यूनिफॉर्म कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम हो। स्कूल माफिया नहीं चाहते कि भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो। जो बुक माफिया है, जो किताबों का कारोबार करते हैं, 10-10 12-12 हज़ार किताबें बेच रहे हैं, ये नहीं चाहते कि भारत में कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम हो, सब एनसीईआरटी की एक किताब हो, सबके लिए एक जैसी हो जाए। तो पूरे व्यवस्था को माफियाओं ने हाईजैक स्कूल यूनिफॉर्म भी है, स्कूल यूनिफॉर्म भी है, स्कूल यूनिफॉर्म भी है। नहीं तो पहले क्या था, हमारे बड़े भाई ने जो किताब पढ़ी थी, चचेरे भाई ने, वही किताब हमने पढ़ लिया, और बाद में हमारी छोटी बहन ने भी पढ़ लिया था। मतलब 4-5 साल हमने किताब संभाल के रखी थी। आप जरा सोचिए उसका फायदा, परिवार पे बर्डन भी कम पड़ता है। अरे भैया, इन्वायरमेंट पे बर्डन कम पड़ता है। हाँ, कितने पेड़ कट रहे हैं, हम एयर की चर्चा कर रहे हैं, कार्बन की चर्चा कर रहे हैं, दुनिया भर की चर्चा कर रहे हैं, और हर साल लाखों पेड़ कटवा दे रहे हैं नई नई किताब के चक्कर में, और सिलेबस बदल दे रहे हैं। हाँ, हाँ, अरे हर साल बदल देते हैं। मतलब एक पन्ना बदल के बोलेंगे जब तो सिलेबस बदल गया। हाँ, सिर्फ एक एक चैप्टर, पन्ना, एक चैप्टर, बस हम्म। एक चैप्टर बदल के बोले सिलेबस बदल गया। तो इस देश में तो शिक्षा में संस्कार, आपका सवाल ये था कि क्या किया जाए। हाँ। मेरा मानना है शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। शिक्षा में संस्कार डालने के लिए हमें दुनिया में नहीं देखना है, हमारा अपना सिस्टम बहुत अच्छा था जो था। इस देश में राम, भगवान श्री राम और निषाद राज, एक गरीब, एक अमीर, एक राज परिवार, एक मल्लाह नाविक का लड़का एक साथ पढ़े। राजा दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़े, कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़े। ये व्यवस्था थी। आज की डेट में मंत्री का लड़का, संतरी का लड़का एक साथ नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ सकता। आज की डेट में कांस्टेबल का लड़का और कप्तान का लड़का एक साथ नहीं पढ़ता। ना। पिस रहे हैं लोग, पिस रहे हैं। भारत की बहुत बड़ी समस्या का कारण है। तो हम कम से कम यूनिफॉर्म एजुकेशन ले लें। दूसरा, कानून के मामले में मेरा मानना है, ड्रग के मामले में सिंगापुर का कानून बहुत अच्छा है। करप्शन के मामले में आपका जापान का कानून बहुत अच्छा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में आपका अमेरिका का कानून बहुत अच्छा है। और हथियारों के कारोबार के मामले में आपका जो है वो भी सिंगापुर का अच्छा है। ऐसे अलग अलग देशों के कानून अगर हम देखें तो मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन अगर हम अपने कानून बदल दें, शिक्षा और कानून को बदल दें, तो भारत में राम राज्य आ जाएगा। भारत महान भारत बन जाएगा। वही भारत बनेगा जो हमारा भारत था। केवल फिजिकल डेवलपमेंट करने से न व्यक्ति का विकास होता है, न देश का विकास होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 6 फीट का हो, शारीरिक रूप से मजबूत है, लेकिन ना उसके अंदर एथिक्स है, ना मोरालिटी है, बेईमान है, कामचोर है, हरामखोर है, नशा क्या करता है, गाली गलौज करता है, तो क्या अच्छा व्यक्ति। तो जैसे व्यक्ति के अंदर शारीरिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, चारित्रिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, ऐसे ही देश के अंदर भौतिक विकास के साथ साथ नैतिक, चारित्रिक, मानसिक, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और इसके लिए अलग अलग मंत्रालय भी हैं। हाँ, बने हुए मंत्रालय तो हैं। आपका सिविल एविएशन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री है, उसका काम है एयरपोर्ट बनाना। तो एयरपोर्ट भौतिक विकास कर रहा है।
रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री गडकरी जी सड़क बना रहे हैं, वो क्या उससे क्या हो रहा है, भौतिक विकास हो रहा है। तो जो हम सड़क बना रहे हैं, जो हम हाईवे बना रहे हैं, जो हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, जो हम रेलवे की लाइनें बिछाते जा रहे हैं, ये सब कुछ जो कर रहे हैं, ये केवल और केवल भौतिक विकास हो रहा है। मानसिक विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, नैतिक विकास करना, इसके लिए 3 मंत्रालय हैं, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, कानून मंत्रालय। दुर्भाग्यवश ये तीनों मंत्रालय हमारे अब तक फेल रहे हैं अपने काम करने। ये हमारी समस्या का सबसे बड़ा कारण। बस लास्ट मेरा सवाल कि अब ये कोशिश क्या करेंगे आपकी शिक्षा और कानून दोनों सुधर जाए? आप तो प्रयास कर ही रहे हैं लगातार, आपको कब लग रहा है कि कुछ हो पाएगा, कोई बदलाव हो पाएगा? मेरा मानना है कि लोकतंत्र में डिमांड एंड सप्लाई बहुत बड़ी चीज़ होती है। वैसे तो ये सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। भाई एक चीज़ बताओ, डॉक्टर को अच्छी दवा देने के लिए वेतन मिलता है, तो डॉक्टर के सामने धरना प्रदर्शन थोड़ी होना चाहिए। एक हमने बड़ा नैरेटिव फेल कर दिया कि नहीं, भारत में जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक सप्लाई नहीं। भाई डॉक्टर को आपने वेतन भत्ता देना शुरू कर दिया, उसका काम है कि वो अच्छी दवाई दे। माली को वेतन मिल रहा है तो उसका काम यह है कि अगर खेत में बबुल का पेड़ पौधा हो रहा है तो जल्दी से जल्दी बबुल को उखाड़ के फेंक दे। बिल्कुल। अदरवाइज अगर बबुल बड़ा होगा तो आम सूख जाएगा, क्योंकि बबुल और आम एक साथ नहीं रह सकते। वैसे ही सांसद और विधायक दुर्भाग्यवश हमारे देश में पिछले 75 साल में उन्होंने अपना काम नहीं किया। जिस बात की वो शपथ लेते हैं ना, वो काम करने में पूरी तरीके से फेल रहे। हम 1947 में स्वतंत्र हुए और 1950 में हम संप्रभु हुए। ठीक है, संप्रभु हुए। आज भी हम देखिए तो हम कायदे से स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र सिस्टम हमारा होना चाहिए। कौन सा सिस्टम हमारा है? एजुकेशन सिस्टम गुलामी का है, टैक्स सिस्टम गुलामी का है, पुलिस सिस्टम गुलामी का है, जुडिशल सिस्टम गुलामी का है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गुलामी का है, यही सारे मेन। ठीक है, इलेक्शन सिस्टम गुलामी का है, बिजनेस सिस्टम गुलामी का है। बाकी तो छोड़िए, अब की बार आप फ्लाइट पे जाना, मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, जब कभी फ्लाइट पे जाइए तो वहाँ देखिए लिखा रहता है वीटी। हाँ, मैंने देखा है। हाँ, मैंने उस पर PIL फाइल किया हुआ है। वो मैं, आप बताइए मुझे, मैंने देखा और मैंने उसके बारे में पढ़ा करके, क्योंकि हर जहाज पर वीटी लिखा है। अब उसके बारे में विक्टोरिया टेरिटरी। यस, अच्छा, अभी भी लिखा? अभी भी। अब दिक्कत ये हो गई, नहीं मैंने ध्यान दिया। अब दिक्कत ये हो गई है कि, और इस पे सरकार शायद कुछ करने का चेंज चल भी रहा है। अब दिक्कत ये हो रही है, सरकार चाह के भी नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि 2 ही अक्षर का लेना होता है। हाँ, ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं? BT या BH। भारत या तो BH ले या तो BT ले। एक को बांग्लादेश ले गया, एक को भूटान ले गया। अच्छा, भारत ले गया और हमने लिया ही नहीं। ओ, मतलब जितने भी अंग्रेजों के गुलाम देश थे सबने हटा दिया, सबने VT हटा दिया। पाकिस्तान ने हटा दिया, बांग्लादेश ने हटा दिया, जितने देश थे सबने हटा दिया। हमारे यहाँ नहीं हटा। हमने आज तक BT लेके बैठे हुए हैं। अब आज की सरकार चाह भी रही है तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि BT भी चला गया, BH भी हमारे हाथ से निकल चुका। अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। अब IT कर दे इंडियन टेरिटरी। और मतलब आप जरा सोचो, नाम वो दे के गए थे थाना। थाने का कोई अर्थ बनता है क्या? कोई अर्थ नहीं बनता। लेकिन हम आज भी थाना चला रहे हैं। हाँ, थाना तो देशी शब्द हो गया, गांव वाले सोचते हैं हिंदी का ये। अरे भारत का शब्द ही नहीं हो। हाँ, अच्छा, थाना भारत। ये हवलदार, ये थानेदार, ये तहसीलदार, ये जमादार, ये पेशकार, ये जिलेदार, ये हमारे शब्द थोड़ी है। इसमें आधे मुगलों के शब्द हैं, आधे अंग्रेजों के शब्द हैं। अगर हम थाने को प्राथमिक सुरक्षा केंद्र कहें तो पुलिस वालों में भी भाव आएगा कि यार हम लोग ना प्राथमिक सुरक्षा अधिकारी हैं। हाँ, ठीक है, हम सुरक्षा के, क्या नाम दिया है? प्राथमिक सुरक्षा केंद्र। वाह भाई, अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है हाँ, तो प्राथमिक सुरक्षा केंद्र क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल हो सकता है। और SHO जिसको आप थानेदार कहते हो, उसका नाम होना चाहिए प्राथमिक सुरक्षा अधिकारी। हाँ, CO जिसको आप कह रहे हैं, डिप्टी SP कह रहे हैं, उसको इसी क्रम में कुछ हमें सुरक्षा, मतलब उसमें नाम में सुरक्षा शब्द आना चाहिए ना। जैसे तो सेवक आया वैसे सुरक्षा भी। हाँ, तो लोगों में भी एक सुरक्षा का भावना आएगा, उन अधिकारियों में एक सुरक्षा के प्रति एक कर्तव्य आएगा, चाहे वो सिपाही होगा या ऊपर का अधिकारी होगा। अभी तो सब अंग्रेज समझते हैं थानेदार मतलब एक रुतबादार, थानेदार। तो वो जो चल रहा है ना, मतलब हम इतने गुलाम हैं कि हम गुलामी के नाम नहीं हटा पाए। आपने नाम बदलने पर भी PIL डाली हुई है। मैंने PIL फाइल किया और उस समय चंचूड़ साहब CJI थे। चंचूड़ साहब ने खुद नहीं लिया, उसको जस्टिस KM जोसेफ के यहाँ भेज दिया। अच्छा, PIL हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनते हैं। अगर वो ना सुनना चाहे तो दूसरों को भेज सकते हैं, रेफर कर देते हैं।
तो पहला उनका सवाल था कि बताइए आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं तो आपका कौन सा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। अच्छा तो मैंने 7 फंडामेंटल राइट बताए। अच्छा। हमने कहा साहब देखो ये राइट टू डिग्निटी का वायलेशन हो रहा है, राइट टू इंटीग्रिटी का वायलेशन हो रहा है, संप्रभुता का वायलेशन हो रहा है। जब संविधान के प्रियम्बल का पहला शब्द ही है संप्रभु। संप्रभु का मतलब गुलामी का नाम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। हमने कहा हमारे राइट टू डिग्निटी का वायलेशन हो रहा है कि जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों की हत्या किया, जिन वहशी दरिंदों ने हमारे पूर्वजों में जो गरीब हमारे पूर्वज थे नहीं जजिया दे पाए उनको कन्वर्ट करा दिया, हमारी माताओं और बहनों का बलात्कार किया, हमारी माताओं और बहनों को जौहर के लिए मजबूर किया, उनका नाम देख के हमको दिक्कत आ रही है। और हमने इसमें कहा कि इसमें हमारी राइट टू रिलीजन का वायलेशन हो रहा है। उन्होंने बोला राइट टू रिलीजन का क्या वायलेशन हो रहा है? तो मैंने उनको कहा, जस्टिस के एम जोसेफ साहब को, हमने कहा साहब जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे स्थान उसी नाम से पाए जाते हैं। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो सारे उसी नाम से पाए जाते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे उपनिषदों में है, हमारे महाभारत में है, हमारे रामायण में है, हमारे रामचरितमानस में, हमारे पुराणों में है, वो नाम नहीं मिल रहे। और उसमें मैंने फिर लिस्ट बताई कि जैसे महाभारत में हम 5 गांव की बात करते हैं, भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा, वो 5 हमें नहीं मिल रहे क्योंकि तिलप्रस्थ को फरीद खान ने फरीदाबाद बना दिया, गजप्रस्थ को गाजी खान ने गाजियाबाद बना दिया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया। तो हमारे महाभारत में तो लिखा है 5 गांव मांगे थे, लेकिन हमको भारत के नक्शे पे कहीं मिल ही नहीं रहे। हमने कहा कि यहाँ पांचाल था, वहां से पांचाली है, तो हम महाभारत में हम पढ़ तो रहे कि पांचाली है, द्रौपदी है, लेकिन जो पांचाल राज्य था वो हमको कहीं नहीं मिल रहा है क्योंकि फर्रुख खान नाम के लुटेरे ने उसको फर्रुखाबाद बना दिया। ऐसे हमारे जो शक्तिपीठ है कि हमारा जो शक्तिपीठ कीर्तेश्वरी जहां माता का मुकुट गिरा था वहां मुर्शिद खान नाम का लुटेरा गया, उसने उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। भगवान परशुराम के पिताजी थे महर्षि जमदग्नि, उनका जहां आश्रम था उसको जमदग्निपुरम कहते थे। जौना खान नाम का लुटेरा गया, उसको जौनपुर बना दिया। हमारा विंध्याचल का हमारी देवी है विंध्यवासिनी, वहां मिर्जा खान नाम का लुटेरा गया, उसको उसने मिर्जापुर बना दिया। प्रयाग को इलाहाबाद बना दिया। ऐसे हमारा अयोध्या को फैजाबाद बना दिया फैज खान ने। ऐसे मैंने करीब 100 से ज्यादा एग्जाम्पल दिए। ये हमारे धार्मिक स्थान है। जैसे पांडवों ने अज्ञातवास किया, पहले वनवास किया फिर अज्ञातवास 1 साल का, 1 साल का वो अज्ञातवास उन्होंने विराट में किया। अच्छा। अब वहां होशियार खान नाम का लुटेरा गया, उसने विराट को होशियारपुर बना दिया पंजाब में। हाँ। तो जो हमारे स्थानों का वर्णन हमारे भगवत गीता में है, रामायण में है, रामचरितमानस में है, उपनिषदों में है, वो नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हमारी पहचान, ये हमारे राइट टू आइडेंटिटी का मामला है, ये हमारे राइट टू डिग्निटी का मामला है, ये हमारे राइट टू रिलीजन का मामला है। ऐसे 7 फंडामेंटल राइट बनाए। लेकिन अब के एम जोसेफ साहब अलग ही वो थे, बोले नहीं ये तो आप पूरे देश को उबाल देंगे इससे। तो हमने कहा साहब देश को उबलने वाला क्या देना। हमने कहा हमसे 2 साल के बाद तो चीन आजाद हुआ। हम 47 में आजाद हो गए, चीन 1949 में आजाद हुआ। 1 साल के अंदर 1950 में चीनियों ने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया। 1950 आते आते चीन में न कोई जापानियों के नाम पे सड़क, न जापानियों के नाम पे मोहल्ला, न जापानियों के नाम पे गली, अपना सिलेबस चेंज कर दिया। 1950 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उन्होंने कभी उनको बताया ही नहीं कि हम गुलाम थे, क्योंकि गुलामी बताना शर्म की बात है ना। और हम बड़े, और उन्होंने क्या किया, सारे नामों निशान मिटा दिए। करीब 15 दरिंदों की स्टैच्यू बना के रखा हुआ है और वहां पे लोग पब्लिक आते हैं और पब्लिक को छूट है, वो थूके, थप्पड़ मारे, चप्पल से मारे, जो करना है करें। अच्छा। हाँ, वो बाकायदा पब्लिक प्लेस बना रखा है। तो हम बजाप्ता रोड बनाते हैं। हमारे यहाँ रोड बनाते हैं, शहरों के नाम रखे जाते हैं। अरे हमारे यहाँ तो कानून बना रखा है। क्या? हमारे यहाँ तो वहसी दरिंदों का नामो निशान चलता रहे, उसके लिए बाकायदा कानून बना है। उसका नाम ही है एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट। आपको दिखाता हूं अभी आपको। अच्छा। इस देश में कैसे कैसे गद्दारी की गई है। 1958 में एक कानून बना दिया, उसका नाम ही है एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट। ये देखिए, ठीक है। ये पूरा जो औरंगजेब का विवाद चल रहा है। अच्छा। क्योंकि एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट में औरंगजेब की मजार को उन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया। अब वहां पुलिस लगी हुई है। अब अगर आप जो इस कानून में प्रोटेक्टेड स्थान है उस पर आप छेड़छाड़ करोगे 3 साल सजा होगी। ये अकेला भारत है। पूरी दुनिया में जो देश गुलाम होते हैं अभिषेक जी, वो आजाद होते गुलामी का नामो निशान मिटाते हैं। घर में ही आप सोचो,
मान लीजिए धर्मेंद्र जी, आपके घर में पिताजी कमजोर थे, हाँ। उस समय कोई लुटेरा आया, आपके घर को लूटा तोड़ा, सही बात। और आपके घर पे जो नेम प्लेट थी उसको बदल के उसने अपनी नेम प्लेट ठोक दिया। चलो पिताजी नहीं कुछ कर पाए, हाँ। आप लेकिन अगर बड़े हुए, आप सक्षम हुए, तो पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले नेम प्लेट हटाएंगे। बिल्कुल हटाएंगे, सबसे पहला काम करेंगे, नेम प्लेट हटाएंगे। और अपने बच्चों को कभी नहीं बताएंगे कि हमारे पिताजी को वहशी दरिंदों ने आके कूटा था, पीटा था। सही बात। कभी बताने वाली बात है? बिल्कुल नहीं, शर्म की बात। ये कभी बताने वाली बात है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब आए और हमारे पूर्वजों को मार के गए, सामूहिक बलात्कार किया, रजाकारों ने इतने लोगों का बलात्कार किया, और जमींदारों ने इतने बलात्कार किया, जो नवाब थे ये करते थे? ये कोई बताने वाली बात है? मतलब मैं तो कभी कई बार सोचता हूं, और सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा जो आता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज, मतलब संविधान की शपथ लेने वालों पे आता है। संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज बाबर रोड पे रहते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती है। हुमायूं रोड पे रहते हैं, तुगलक रोड पे रहते हैं, लोधी रोड पे रहते हैं, लोधी कॉलोनी में, लोधी पार्क में जाकर सुबह घूम के आते। और ये जितने भी नाम हैं ये सब उन्होंने बनाए नहीं। शाहजहां रोड को शाहजहां ने नहीं बनाया, बाबर रोड को बाबर ने नहीं बनाया। ये सारी सड़कें 1950 के बाद बनी है, 1950-60 में ये सारी सड़कें नेहरू ने बनाई है। ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के नाम पे जितनी सड़कें हैं दिल्ली में, सब नेहरू ने बनाई हैं और नाम रख दिया उनका। मतलब आप सोचो, इस दिल्ली को बसाया किसने? युधिष्ठिर ने। ये खांडोप्रस्थ था, बिल्कुल। खांडोप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया। आपको दिल्ली में युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, कुंती, माद्री, अभिमन्यु के नाम पे सड़क, मोहल्ले, गली नहीं मिलेगा। नाम ही नहीं मिलेगा, किसी को पता भी नहीं होगा। ठीक है, इनके नाम पे सब कुछ है। ये मेरी तकलीफ का कारण है। मैं इसके लिए लड़ रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगा, मैं सफल होऊंगा, असफल हो जाऊंगा, कितने लोग मेरा समर्थन करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन मुझे इस बात से गुस्सा आता है कि जिन वहशी दरिंदों ने हमारे गुरुओं का परिवार बर्बाद कर दिया, जिन वहशी दरिंदों ने 2-2 साहिबजादों को तड़पा के मारा, दीवार में चिनवा के, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किया, गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज को मारा, संभाजी महाराज को मारा, और ये तो कुछ चंद नाम हैं जिनको हम जानते हैं। जिन वहशी दरिंदों ने अत्याचार की, मतलब कहते नहीं, कोई सीमा ही नहीं है, पराकाष्ठा कर दिया। और आज मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर आज मेरे साथ वो हो जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कम से कम इतना सोचूंगा कि हाँ यार, मेरे बच्चे कल को अगर बड़े होंगे तो इनसे बदला लेंगे। हाँ, इतना तो सोचूंगा। बिल्कुल। हमारे जब पूर्वज उस समय लड़ रहे होंगे और नहीं जीत पा रहे होंगे, इतना जरूर सोचे होंगे कि मेरा बेटा, हमारा नाती, हमारा पोता एक दिन आएगा, इनका हिसाब किताब पूरा करेगा। बिल्कुल सोचा, बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या करें, सोचिए ना आप जरा। बाबर रोड पे रहे, हम कुल द्रोही हो चुके हैं। हम केवल धर्मद्रोही नहीं है, हम कुल द्रोही हो चुके हैं। हम केवल वोट और नोट के चक्कर में, सत्ता के चक्कर में हम अपने पूर्वजों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हम अपने पूर्वजों के साथ धोखा कर रहे हैं। ये कोई नैतिकता हमको नहीं फलती फूलती, हमको अंदर से नहीं अलाउ करता। शायद इसी का नतीजा है कि मैं राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो पाया। शायद इसी का नतीजा है कि मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया, इधर आ गया, इधर भी। शायद मैं पॉलिटिकली फिट आदमी नहीं हूं, मैं इमोशनल आदमी हूं, मैं सच को सच बोल देता हूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जब वो मंदिर तोड़े जा रहे होंगे, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, और कोई भी मंदिर, अभिषेक जी, ऐसे अपने आप नहीं तोड़ने दिया। हमारे पूर्वजों ने विरोध किया, वो मारे गए हैं, तब वो मंदिर टूटा है। जितने भी काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला जो भी मंदिर टूटे हैं, उसके पहले हजार लोगों की, 500-500 लोगों की लाशें गिरी हैं। जब हमारे पूर्वज मंदिर नहीं बचा पा रहे होंगे, तो इतना तो उनके अंदर आई होगी, कोई बात नहीं, मैं तो मर रहा हूं, हमारा बेटा आएगा, हमारा नाती आएगा, हमारा पोता आके बचाएगा। और ये सनातन द्रोही और कुल द्रोही प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून बना देते हैं और कह रहे हैं तुम कोर्ट भी नहीं जा सकते हो, तुम कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। मैंने 2020 में इसको चैलेंज किया। मैंने 50 से ज्यादा कानून चैलेंज किए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी केवल इसी काम के लिए लगाई है कि हमारे पूर्वज कम से कम जो काम नहीं कर पाए, जो वो मर गए, जो सोचते सोचते, कम से कम उनका मैं कुछ तो सपना पूरा करूं। कितना आज अगर मैं अश्विनी उपाध्याय हूं तो उसमें मेरा कोई योगदान नहीं, हमारे पूर्वजों का योगदान है कि वो जजिया दिए लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। हाँ।
आपका नाम धर्मेंद्र है, आपका नाम अभिषेक है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं। बिल्कुल। हमारे आपके पूर्वजों का योगदान है कि वो सारी यातनाएं झेलते रहे, प्रताड़ित होते रहे, जजिया देते रहे, तिरस्कृत होते रहे, लेकिन बोले नहीं हम भैया अपना नाम जनेऊ नहीं हटाएंगे, हम अपना नाम नहीं बदलेंगे, हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। और हम इतने निकम्मे हो गए, इतने निठल्ले हो गए कि सड़क पे दिल्ली में घूमते हैं और बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी और लोधी के नाम पे सड़क पार्क देखते हैं, सड़क देखते हैं, हमारा खून नहीं खोलता। और ये सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कर रहे हैं? इन्होंने संविधान की शपथ लिया हुआ है। संविधान की शपथ क्या लिखा है प्रियम्बल में? हम सोवरेन राष्ट्र बनाएंगे। सोवरेन राष्ट्र का मतलब क्या होता है? सोवरेन राष्ट्र का मतलब न गुलामी का नाम हो, न गुलामी का निशान हो, न गुलामी की कुरीतियां हो, न गुलामी की कुप्रथाएं हो। यही देश बनाने के लिए वीर सावरकर ने काला पानी झेला था। ऐसा भारत बनाने के लिए लाल बाल पाल फांसी पे चले गए। ऐसा यही आज वाला भारत बनाने के लिए गुलामी का नामो निशान चलता रहे, इसके लिए तिलक ने लाठियां खाई थी। ऐसा भारत बनाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, गुरु फांसी पे झूले थे। हमारे कितने पूर्वज मुगलों से लड़ के चले गए, कितने हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़के चले गए। उनका सपना क्या रहा होगा? अगर आज मेरे घर पे कोई कब्जा कर ले तो मैं लड़ूंगा, तो एक सपना जरूर होगा कि मैं नहीं जीत पाऊंगा तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा आके लड़ेगा, मेरा नाती लड़ेगा, मेरा पोता लड़ेगा। ये सपना होता है। और मेरा नाती पोता आके सत्ता की खातिर उसी को साथ खड़ा हो जाए, इससे बड़ा कुलद्रोही कौन हो सकता है? ये कुलद्रोही हैं जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी के नाम पे सड़कों पे देखते हैं और उनका खून नहीं खोलता। ये कुलद्रोही है, चाहे वो कोई हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और ये संविधान की शपथ लेने वाले शपथ क्या लेते हैं? शेड्यूल 3 में उनकी शपथ है। सांसद, विधायक, मंत्री, जज की शपथ इसमें लिखी हुई है। गवर्नर की शपथ है इसमें। इनकी शपथ क्या है? मैं संप्रभु राष्ट्र बनाऊंगा, मैं देश की एकता, अखंडता मजबूत करूंगा, मैं भारत के संविधान की रक्षा करूंगा, मैं भारत के संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। अरे संविधान ही कहता है तुम गुलामी का नामो निशान मिटाओ। संविधान कहता है गुलामी की कुरीतियां खत्म करो। संविधान कहता है गुलामी की कुप्रथाएं खत्म करो। संविधान कहता है गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलो। संविधान कहता है गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदलो। संविधान कहता है जस्टिस विद इन ईयर लागू करो, 1 साल के अंदर सबको न्याय दो। संविधान कहता है भ्रष्टाचार, अपराध खत्म करो। संविधान तो सब कुछ कहता है, करना नहीं है। करना नहीं है। उम्मीद है कि आप जिस अपने मिशन में लगे हैं अश्विनी जी, वो कामयाब होगा। और आपने कहा कि शायद आप पॉलिटिकली फिट नहीं हैं क्योंकि आप सच बोलते हैं और जो इतिहास में गलतियां हुई उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि लोग समझेंगे इस चीज़ को। नेताओं से तो लोगों का दिल वैसे भर गया, आप अगर पॉलिटिकली फिट होते भी तो शायद कुछ कर नहीं पाते। अश्विनी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपने जिस मिशन पर आप लगे हुए हैं, उम्मीद है कि लोग समझेंगे, इस देश की जनता समझेगी जो आपने अपील की है, और शायद आवाज़ उठेगी तो नेताओं को वो करना पड़ेगा जो आप चाहते हैं, या न्यायपालिका को वो करना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। मैं आप लोगों से केवल इतना आग्रह करूंगा जी, आप सब लोग 5-5 हज़ार फेसबुक फ्रेंड बना लीजिए और जो बात आपको अच्छी लगती हो उसको अपने फेसबुक पे डालिए। महीने में एक बार कम से कम सांसद से मिलिए और महीने में एक बार विधायक से मिलिए, सामूहिक रूप से मिलिए। शादी का कार्ड देने और सेल्फी लेने के लिए नहीं, आप उनसे राष्ट्रहित में अच्छे कानून बनवाने के लिए मिलिए। और आज के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जिन कानूनों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये कानून बन गए तो आपकी 25 पीढ़ियाँ सुरक्षित रहेंगी, हमारी भी 25 पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, आपकी पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी। नहीं तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र था, ख़त्म हो गए। पाकिस्तान में सब हिंदू थे, ख़त्म हो गए। बांग्लादेश में सब हिंदू थे, ख़त्म हो गए। भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं उसमें से 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। और इनका समाधान बातें करने से नहीं होगा, चिंतन मंथन करने से नहीं होगा, सेमिनार करने से नहीं होगा। इनका समाधान कठोर कानून बनाने से होगा। और कठोर कानून बनाना है सांसदों और विधायकों को। बहुत धन्यवाद सर आपका समय।